बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं जुगन काज़िम एंड आई होप कि आपकी सुबह बहुत ही खुशगवार गुजर रही होगी। व्यूअर्स, खुशगवार सुबह के लिए काफ़ी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में अगर हों और उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो प्रॉपर तरीके से हो तो इंसान बहुत सुकून में रहता है। और वो चीज़ें हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली, गैस और पानी। लेकिन इवन दो हम सब के घरों में बिजली, गैस और पानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत कॉमन है, लेकिन हम उसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। क्योंकि होता ये है कि एक एक करके अगर हम बात करें तो बिजली का इतना ज़्यादा हम अननेसेसरी इस्तेमाल करते हैं। देखिए, घर में जिन एरियाज़ को आप इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे लाइट ऑन होने की तो मुझे समझ आती है, लेकिन सारी सारी रात, सारा दिन कुछ ऐसे घर के कमरे और ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे बिजली भी ऑन होती है। सर्दियों में, जब गर्मियों में लोगों ने फ़ैन्स ऑन छोड़े हुए होते हैं, और फिर जब बिजली का बिल ज़्यादा आता है तो लोग परेशान हो जाते हैं कि ये क्यों हो। एक्चुअली अगर हम अपने बिजली का इस्तेमाल सेंसिबल अंदाज में करें, उसको ओवर यूज़ ना करें और बिला वजह गैर ज़रूरी लाइट्स और डिफरेंट चीज़ें, अप्लायंसेस ना ऑन छोड़ें। अब कुछ घर ऐसे भी हैं जहाँ पे जिस एरिया पे इस कपड़े इस्त्री होते हैं, ये मैंने पिछले दिनों नोटिस किया कि जहाँ पे इस्त्री होती है वहाँ पे इस्त्री को ऑन छोड़ दिया जाता है, और फिर बीच में अगर कोई काम हो तो ख़वातीन अक्सर जो हैं वो कहीं और जाके अपने काम शाम करके वापस आके फिर कपड़े इस्त्री करती हैं, और वो इस्त्री ऑन ही रहती है। क्या बंद करेंगे, फिर उसे ऑन करेंगे, फिर उसने गर्म होना होगा। आजकल इलेक्ट्रिकल इस्त्रियां हैं, जल्दी से वो वार्म हो जाती हैं और इतना कोई इशू भी नहीं होता। तो इसलिए प्लीज़ इस्त्री कर रहे हैं उस वक्त इस्त्री करके फिर उसको ऑफ़ कर दिया करें। प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी अप्लायंसेस को कॉन्स्टेंटली ऑन छोड़ते हैं। पानी के डिस्पेंसर्स हो गए, अब हर वक्त उसको ऑन रखना बिजली का एक यूज़लेस इस्तेमाल है। बहुत सी ऐसी चीज़ें, अब कुछ लोगों के घर में डीप फ्रीज़र होते हैं, डीप फ्रीज़र वो इस्तेमाल नहीं कर रहे होते लेकिन डीप फ्रीज़र ऑन ज़रूर होता है, अब वो भी बिला वजह बिजली खाता है। सो जो चीज़ें आपके इस्तेमाल की हैं ज़रूर उनको यूटिलाइज़ करें, लेकिन आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है और एक नेशनल लेवल पे भी सबसे रिक्वेस्ट है कि बिजली का गैर ज़रूरी इस्तेमाल जो है वो आपके लिए एक फ़ाइनेंशियल नुकसान भी क्रिएट करता है। और वैसे भी जब हमारे यहाँ ऑलरेडी बिजली का एक इशू चल रहा है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम अपने एंड पे तो एहतियात करें। अब बिजली के साथ मैं अगले टॉपिक की तरफ जाना चाहती हूँ, वो है गैस। सुई गैस आई थिंक एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए, लेकिन हम उसका भी बहुत अननेसेसरी इस्तेमाल करते हैं। अब अननेसेसरी इस्तेमाल कैसे करते हैं? होता यह है कि लोग अपने घरों में गैस का नॉर्मल यूज़ तो चलता ही है, लेकिन गैस के हीटर्स का इस्तेमाल, उसके साथ साथ गैस के हीटर को सारी रात ऑन छोड़ देना। गैस तो ज़ाया होती है सो होती है, लेकिन उसके साथ जो एक बहुत बड़ा इशू है यह आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। गैस की अगर लीकेज हो जाए या गैस का हीटर एक्सप्लोड कर जाए आपके सोते हुए तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है। और हर सर्दी जब भी विंटर्स आती हैं ज़रूर कोई ना कोई कहानियाँ ऐसे सामने आती हैं जहाँ पे एक कपल की पिछले दिनों कहानी आई कि वो वलीमे के बाद घर आए, सोए और अगले दिन सुबह उनकी आँख ही नहीं खुली बिकॉज़ उन्होंने गैस का हीटर ऑन किया हुआ था और उस गैस के हीटर में से गैस लीक कर गई और उस गैस की लीकेज की वजह से उनकी डेथ हो गई। व्यूअर्स, ये एक बड़ी डेंजरस चीज़ है। और एक और चीज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी हम सब बहुत मजम्मत भी करते हैं और ये कानूनी तौर पे एक इलीगल चीज़ है, वो है गैस की जो पाइप जो आपकी सप्लाई होती है उसके साथ लोग कंप्रेसर लगा देते हैं या कोई ऐसी डिवाइस लगा देते हैं जिससे गैस की स्पीड ज़्यादा हो जाती है। अब इसके गैर कानूनी होने का सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि ये बड़ी डेंजरस चीज़ है, क्योंकि अगर गैस बड़ी नॉर्मल स्पीड पे आ रही है और आप उसको ज़्यादा तेज़ कर देते हैं तो उसके ज़्यादा स्पीड से आने में आपका चूल्हा भी ब्लास्ट हो सकता है या आपका हीटर भी ब्लास्ट हो सकता है। गैस की बिला वजह की यूज़ में एक और चीज़ आ जाती है कि हम अपने चूल्हों को अक्सर लोग जो है वो किचन में ऑन छोड़ देते हैं कि ज़रा जो किचन है वो गर्म हो जाएगा। भाई, अगर आप सब्ज़ियाँ काट रहे हैं या बर्तन धो रहे हैं तो उस वक्त चूल्हे का ऑन होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, और ये गैस का बिला वजह का इस्तेमाल है। एंड अगेन आपके गैस का जो बिल आएगा वो भी ज़्यादा होगा। सो थोड़ा सा सेंसिबल अंदाज में आगे बढ़ना। अच्छा, एक और चीज़, लोग अपनी गैस की कनेक्शन के साथ जनरेटर्स भी लगा देते थे। अब तो ये बहुत कम हो गया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे घर हैं जिन्होंने कंप्रेसर्स लगा के अपने घरों के जो साथ जो जनरेटर लगाए हुए हैं उसके ऊपर उन्होंने गैस की कनेक्शन दी हुई है, क्योंकि उनको वो लगता था उस ज़माने में ज़रा गैस भी सस्ती होती थी तो लोग ये करते थे। तो अभी भी लोग इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये भी गैर कानूनी, ये भी इलीगल है।
और इसकी सज़ा आपकी गैस की जो कनेक्शन है वो भी कट की जा सकती है और आपको बहुत मेजर फ़ाइन भी पे करना पड़ेगा। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एहतियात करें और प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन द क्योर। खुदा न खास्ता कोई बड़ी ट्रेजिडी हो जाती है, कोई ऐसा वैसा मसला हो जाता है, तो फिर कहाँ से उस चीज़ को कवर करते फिरेंगे। और सिंपल सी बात है कि गैस के हीटर्स का वैसे ही इस्तेमाल पूरी दुनिया में ख़त्म हो चुका है। सिर्फ पाकिस्तान और इसके गिरदोनवा के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे लोग गैस के हीटर्स को यूज़ करते हैं, बट इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। तो इस चीज़ की भी ख़ास एहतियात करनी चाहिए। अब मैं पानी की बात करना चाहूँगी। देखिए, गैस, बिजली और पानी ये तीनों चीज़ें हैं जिनकी बहुत जो एक मेजर बहरान आया हुआ है और ये हमारे यहाँ बहुत कम अब उसकी अवेलेबिलिटी हो गई है। तो अगर हम थोड़ा सा सेंसिबल अंदाज में चलेंगे, हम अपना ख़र्चा भी बचाएंगे, लेकिन उस खर्चे के साथ साथ एक बहुत मेजर चीज़ जो होगी वो ये है कि हम लोग ये जो एक नेगेटिव मामला चल रहा है जहाँ पे हमारे पास शॉर्टेज हुई हुई है इन सब चीज़ों की, कम से कम आप अपना हिस्सा तो डालेंगे ना उस शॉर्टेज को कम करने में। क्योंकि देखिए, बाहर के मुल्क में जहाँ पे बिजली भी इतनी महंगी नहीं होती और गैस का भी इस्तेमाल जो है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लोगों के पास बिल्कुल नॉर्मल सप्लाईज़ होती हैं। मैंने कनाडा में एक अरसा गुजारा है, मैं अमेरिका में मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, इंग्लैंड मेरा अक्सर चक्कर लगता है। ये सारे जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कोई भी बिजली की मतलब इवन अगर उनकी बिजली जो है वो फ्री भी हो तो वो लाइटें ऑन करके नहीं घर से बाहर जाते, वो सारी चीज़ें बंद करके जाते हैं। वो नलके ऑन छोड़ के दूसरे काम नहीं करना शुरू कर देते। अब पानी की अगर बात करें तो ये बहुत बड़ी एक ट्रेजिडी है कि हमारे यहाँ जब दांत भी ब्रश करने होते हैं तो आपने आपने सिर्फ टूथब्रश के ऊपर टूथपेस्ट लगा के उसको गीला ही करना है ना, उसके बाद नलके के ऑन होने का क्या तुक है। आप दांत ब्रश कर रहे हैं, 1.5 मिनट 2 मिनट आपने जितनी देर भी दांत ब्रश किए वो पानी से जो है वो बहता चला जा रहा है और वेस्ट होता जा रहा है। बच्चे खेल बना देते हैं, बार बार जाके जो फ्लश है उसको दबा देते हैं क्योंकि छोटे बच्चे उससे बहुत ज़्यादा उससे एंटरटेन होते हैं, माँ बाप खुश हो रहे होते हैं। आप सोचिए कि कितना ज़्यादा, कितने गैलन्स पानी हर बार इस्तेमाल होता है जब लोग फ्लश को दबाते हैं। सो बात यह कि व्यूअर्स, पानी का बिला वजह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बेवकूफ़ी है और ज़्यादती भी है। सो फ्रॉम अ नेचर का पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एन एनवायरनमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू हमें एहतियात करनी चाहिए। ना तो हमें बिजली पॉइंटलेसली यूज़ करनी चाहिए, ना ही हमें गैस का पॉइंटलेस इस्तेमाल करना चाहिए। और पानी की वेस्टेज तो आप सोचें कि पानी के बगैर अगर उन लोगों का, उन ममालिक का सोचे जहाँ पे पानी का एक बहरान है, जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी ही नहीं है। पाकिस्तान में इतने ज़्यादा जगहें हैं जहाँ पे साफ़ पानी लोगों को मुयस्सर ही नहीं होता और मतलब उसमें बैक्टीरिया और पता नहीं क्या क्या होता है। हम तो इतने खुशकिस्मत हैं जो शहरों में एटलीस्ट लोग रह रहे हैं और जो गाँव में रह रहे हैं कि हमारे पास ये वाला इशू नहीं है। तो कम से कम पानी को सेव तो करें, उसको वेस्ट तो ना करें। अगर आपने सब्जियां फल वगैरह साफ़ करने हैं, एक किसी बर्तन में पानी डालें और उसके अंदर अच्छी तरह से अपनी सब्जियों और फलों को साफ़ करें और एक दफ़ा एंड में उनके ऊपर से पानी गुजार दें, ना कि अगेन नलका चला हुआ है और पानी बहता चला जा रहा है, बहता चला जा रहा है। उसके अलावा लोग अपनी गाड़ी जो है, मैंने ये नोट किया कि कुछ लोग जो अपनी गाड़ी और बाइक को डेली वॉश करते हैं, गाड़ी धोने में, बाइक को वॉश करने में कितना पानी इस्तेमाल होता है व्यूअर्स। और ये कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रही जो अनहर्ड ऑफ बात है या कोई मैं अजीब बात कर रही हूँ, एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को एहतियात करनी चाहिए। अगर हम अपने फ्यूचर को, अपनी एनवायरनमेंट को सेफ नहीं रखेंगे तो कोई बाहर से आके तो नहीं रखेगा। हमारे साथ कायनात है, उनकी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कायनात। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मॉर्निंग जुगन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, गुड मॉर्निंग टू ऑल्सो कायनात। मुझे ये बताइए कि हम बात कर रहे हैं पानी, गैस और बिजली का जो एक पॉइंटलेस इस्तेमाल होता है और फिर कुछ जो इलीगल एक्टिविटीज़ में भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि गैस को चोरी करना या बिजली को चोरी करना। आप क्या कहना चाहेंगी? जी जुगन, ये बहुत सीरियस मैटर है जो आपने आज पॉइंट आउट किया है। और ये इलीगल काम जो है हम हमारे एरिया में भी सब लोग कर रहे हैं। मैंने बाकायदा देखा है, गैस के कोई चीज़ लगाते हैं जिससे गैस खींच लेते हैं और बाकी लोग बैठे रहते हैं, सारा सारा दिन गैस नहीं आते। बड़े इश्यूज हैं। बस हमें ये आदत है कि हम गवर्नमेंट को बस पॉइंट आउट करते हैं, अपनी गलतियां नहीं देखते। और बात ये कि कहना, मुझे अफसोस इस बात का होता है कि लोग बड़े फ़ख्र से बता रहे होते हैं, ओ नहीं नहीं हमारे घर तो गैस का कोई मसला नहीं है, हम तो वो अपना वो जो मशीन, जो कंप्रेसर जो भी होता है हमने तो साथ में वो लगाया हुआ है, हमारी तो गैस बड़ी फरावानी से आती है। आपकी तो आती है, जो इर्द गिर्द के लोगों की गैस आप चोरी कर रहे हैं उसका क्या? उनके साथ कितनी ज़्यादती है। देखिए, एक तो होता है ना कि हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, राइट,
जी। एक होता है कि हम दूसरों के साथ ज्यादती कर रहे होते हैं और फील करते हैं कि हम बिल्कुल राइट पे हैं, जबकि हम अपने हमसायों के और इर्द गिर्द के लोगों के राइट्स को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। नहीं समझता कोई जुगन, ये बहुत सीरियस मैटर्स है कि बच्चों को शुरू से तरबियत दें कि पानी कम यूज़ करें और ये अपने पड़ोसियों का ख्याल करें। गैस और बिजली के इश्यूज, ये यहाँ पाकिस्तान में ना हम लोग बहुत कमी है हमारे अंदर नॉलेज की। आपको इसका हल क्या लगता है, इसकी सोल्यूशन क्या है कायनात? अगर आप इंचार्ज होती चीज़ों को हैंडल करने के तो आप क्या करती? मैं इंचार्ज होती, मगर वो अलग बात है, मगर मैं घर की इंचार्ज हूँ ना, तो अगर मैं अपने बच्चों को हम शुरू से ही तरबियत देना तो फिर ऐसे इश्यूज हो ही नहीं। और हम अगर गवर्नमेंट लेवल पे हैं तो वो उसके हिसाब से तो वो बेहतर जानते हैं कि किस तरह से हमें देना चाहिए गैस और कितनी दे सकते हैं, हमें किस इलाके में कितना पानी, मगर इसी सबको वही मिलना वाली बात है ना चाहिए। कायनात कि अगर हर इंसान अपने घर के, जैसे कि आपने कहा ना घर की तो इंचार्ज है ना आप अपने, सो द पॉइंट इज अगर हम सब अपने अपनी जगह अपने अपने एरिया जहाँ जहाँ हम रहते हैं, चलो अपने मोहल्ले की नहीं तो कम से कम अपनी ज़ात की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं ना, और अपने घर की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं, और घर के बड़े या बुजुर्ग भी कोई गलत चीज़ कर रहे हैं तो हम उनको बता सकते हैं कि जी इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं, ना कि हम अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचाते चले जाएं और अपने लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग कायनात। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं। बाय द वे आपके साथ एक बड़ी अच्छी न्यूज़ शेयर करना चाहूँगी, और वो ये है कि आज आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनालिटी से होगी जो हमें गाइड करेंगे कि अगर आप अपने घर को सोलर करना चाहते हैं, बिजली के जो है इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस से भी बचना चाहते हैं और बल्कि सेविंग्स की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि सोलर की बहुत ज़्यादा आजकल बात होती है, लेकिन किसी के पास क्योंकि डिटेल्स नहीं होती, और क्योंकि ये एक नई कॉन्सेप्ट, वैसे खैर दुनिया में तो नया कॉन्सेप्ट नहीं, बट जनरली ये एक न्यूअर कॉन्सेप्ट है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम इस पे भी बात करेंगे फ़ौरन ब्रेक के बाद। अभी हमारे साथ शेफ़ तैयबा अल्ताफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जुगन? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइए शेफ़ तैयबा, हम जो अभी बात कर रहे हैं जी। इस पे कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? क्योंकि मैं जो 2-3 बातें मैं अब देख रही थी कि आप सर भी हिला रही थी कि हाँ ठीक बात है व्हाटएवर, तो क्या कहना चाहेंगे? जुगन पहले तो थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। और इसमें मैं एडिशन ये करना चाहूँगी कि देखें, जैसे आपने सब्जियों का बताया, तो सब्जियों में तो हम पानी वेस्ट करते ही हैं, लेकिन अगर हमारे पास फ्रोज़न मीट है तो मैंने कई घराने ऐसे भी देखे हैं जहाँ पे रात से जो है वो बाहर रख देते हैं मीट को, पानी हल्का सा खोल के, और वो कहते हैं कि जी सुबह तक जो है वो हम इसको जो है इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएगा। जाती है एक तो मतलब हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये डेंजरस है, क्योंकि आप जब गोश्त को इतनी देर बाहर रखते हैं और स्पेशली जब सीजन चेंज हो रहा होता है तो बहुत ज्यादा उसमें बीमारियां अच्छा ऊपर से पानी को ऑन छोड़ के, मतलब हम क्योंकि हमारे पास एक अवेलेबिलिटी है ना, हम नलका ऑन करते हैं, हमें पता है पानी आ जाएगा, जिस दिन नलका ऑन करेंगे और पानी नहीं आएगा तो तब मैं देखूंगी कि लोगों का क्या हाल है। बिल्कुल ऐसे। और अगर आपका पानी ही कंटेमिनेटेड है, अगर वो ही आलूदा है, तो आप देखें कि वहीं से जरासीम हमारे गोश्त के अंदर आ गए, और वहाँ से जो है हम अगर हमने उसको प्रॉपर्ली कुक नहीं किया तो फिर वहाँ से बीमारियाँ चलती जाएंगी। वेरी वैलिड पॉइंट। अच्छा आज हम बना क्या रहे हैं? आज हम बना रहे हैं फजीता सैंडविच। नाइस जी, क्योंकि मदर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को स्कूल के लिए क्या दें, तो इसलिए स्कूल के लिए क्या दें या लंच से मतलब माएँ जो है वो भागती दौड़ती स्कूल से बच्चों को घर लेके आती हैं, कभी कभी लंच बनाने का टाइम नहीं होता तो वो घबरा रही होती हैं कि हम क्या करें। तो ये एक ऐसी सिंपल चीज़ है जिसको आप पहले से बना के रख सकते हैं, और जिस वक्त आपने सर्व करना है या भेजना है बच्चों को तो आप इजीली सैंडविच बनाएं और दे दें। ठीक, तो इसके मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। चिकन हम इसमें यूज़ कर रहे हैं 1 किलो, जो इसको मैंने जूलियन कटिंग में काट लिया है। नमक हस्बे जायका, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, लहसुन 1 चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, सुर्ख बेल पेपर आधा कप, शिमला मिर्च आधा कप, पीली बेल पेपर आधा कप, प्याज आधा कप, सैंडविच ब्रेड 1 अदद, मक्खन 4 खाने के चम्मच, जैतून का तेल 2 खाने के चम्मच, मोज़रेला चीज़ 1 कप, बारबेक्यू सॉस 1 खाने का चम्मच, और बारबेक्यू केचप जो है वो 3 खाने के चम्मच। और इसका थोड़ा सा मैं आपको जो है प्रोसीजर बता देती हूँ। व्यूअर्स, सबसे पहले हम लोगों ने एक पैन जो है उसको गर्म करना है, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। उसके बाद जो मेरे पास चिकन है इसको हम उसमें ऐड कर देंगे, और साथ ही जो है वो आपने गार्लिक इसमें ऐड कर देना है। जब चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, तो उस वक्त जो है हम इसको बाकी जितने मैं मसाले आपको बताए हैं वो इसमें ऐड करेंगे, और इसको अच्छी तरीके से हम कुक कर लेंगे। जिस वक्त हमारा ये सारा मिक्सचर जो है तैयार हो जाएगा, एंड में हमने इसमें जितनी वेजिटेबल्स हैं वो सारी ऐड करनी है। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि जो वेजिटेबल्स का क्रंच होता है
वो वेस्ट नहीं हो। थोड़ी सी हम क्रंची रखेंगे ताकि आपको खाने में जो है वो बहुत एंजॉय करेंगे आप और इसको। उसके अंदर ग़िज़ाइयत भी फिर बरकरार जी, रहती है ना। बिल्कुल। जब आप ओवर कुक कर देते हैं चीज़ें तो एक तो वो सौगी भी हो जाती हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स आपने अपने बच्चों को देने हैं ये क्यों डाल रहे हैं, ताकि बच्चों को न्यूट्रिएंट्स जाएं या घर के बड़ों को। जी। देन उसके बाद जिस वक्त हमारा ये मिक्सचर वेजिटेबल के साथ तैयार हो जाएगा, जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम अपने ब्रेड स्लाइसेस जो हैं उनको टोस्ट करेंगे। टोस्ट करके उसको स्लाइसेस के ऊपर ऐड करके मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे, और जब ये असेंबल हो जाएगा कंप्लीट एक सैंडविच की शक्ल में आ जाएगा तो फिर इसको हम सर्व करेंगे। बिल्कुल अमेजिंग, साउंड्स फैबुलस। सो दैट्स आवर रेसिपी फॉर द डे। व्यूअर्स, अ सिंपल अनकॉम्प्लिकेटेड रेसिपी। आप लोग अक्सर कहते हैं कि कुछ देसी से हट के भी बताएं, तो इसीलिए हम आपको बड़ी सिंपल सी एक रेसिपी दे रहे हैं। और ये जो उन्होंने मादा बताया जो बनाने के लिए, ये आप अगर इसको बॉक्स में एयर टाइट कंटेनर में 2-3 दिन रखना भी चाहें तो आप इसको रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं फॉर सैंडविचेस एज वेल। इसमें इसी मिक्सचर के साथ आप रैप्स भी बना सकते हैं, इसी के साथ आप फहीता बर्गर्स भी बना सकते हैं। इट जस्ट डिपेंड्स। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सोलर एनर्जी पे बात करेंगे। देखें, बिजली एक्सपेंसिव ज़रूर है लेकिन हमारी ज़रूरत है। अब उसको हम कैसे बैलेंस में लेके आ सकते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। सोलर यानी कि सूरज की शुआओं से हम कैसे एनर्जी ले सकते हैं और अपने खर्चे को रिड्यूस कर सकते हैं मंथली बिल के फॉर्म में। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आज एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी को हमने ट्रिब्यूट पेश करना है। जैसे कि हमेशा हम कोशिश करते हैं कि जिसकी भी डेथ एनिवर्सरी हो या कोई स्पेशल ओकेजन हो हम उनको याद ज़रूर करते हैं। आज हमारे फेमस नॉवलिस्ट और कॉलमिस्ट इंतज़ार हुसैन साहब की डेथ एनिवर्सरी है। इंतज़ार हुसैन 7 दिसंबर 1925 को मीरठ में पैदा हुए। आपने एमए उर्दू की डिग्री हासिल की और उसके बाद आप जर्नलिज़म से यानी कि कॉलम लिखने से और राइटिंग की तरफ से के साथ वाबस्ता हो गए। आपने कंटिन्यूसली जो है रोज़नामा मशरिक़, मैं कॉलम, लाहौर नामा लिखे। आपका पहला मजमुआ गली कूचा था। आपके फेमस नॉवेल्स की अगर बात करें तो आगे समंदर है, चांद ग्रहण और दिन शामिल हैं। 2007 में आपको गवर्नमेंट की तरफ से सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। इंतज़ार हुसैन साहब का इंतकाल 2 फरवरी 2016 में हुआ और लाहौर में। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपके दर्जात बुलंद फरमाए और आपको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए, आमीन। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं शो की शुरुआत में भी हमने बात की बिजली की, गैस की, पानी की। हम पानी को कैसे सेव कर सकते हैं, गैस का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो हमने बात की। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर सर्वाइवल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन लोड शेडिंग और बिजली के एक्सपेंस की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं। लेकिन इन दोनों चीज़ों को काउंटर करने के लिए एक बहुत बेहतरीन हल है जिसको हम सोलर कहते हैं या सोलर एनर्जी कहते हैं। इससे रिलेटेड हमें गाइड करने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है आज एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को कि वो हमें ज्वाइन करें। मोहम्मद अली कासिम हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब आपको मोहम्मद बुलाएं, अली बुलाएं या कासिम बुलाएं? आप मुझे मोहम्मद अली कासिम। मोहम्मद अली। अच्छा, तो मोहम्मद अली ये बताइए कि सोलर की जब हम बात करते हैं, हमारी जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत आसान अल्फाज में ज़रा ये समझा दें कि सोलर एनर्जी, सोलर है क्या, ये सिलसिला क्या है, सिस्टम क्या है? मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इस तरह से है कि अल्लाह ताला ने हम लोगों के लिए बहुत सारी जो हैं वो एनर्जीज़ दुनिया के अंदर रखी हुई हैं। और कुछ ही अर्सा पहले हमने इस चीज़ को डिस्कवर किया कि जो सूरज बहुत सालों से चल रहा था उसके ज़रिए हम लोग बिजली भी बना सकते हैं और अपनी ज़रूरत और रोज़मर्रा की जितनी भी ज़रूरियात हैं उनको हम पूरा कर सकते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कोई तकरीबन 60 साल पहले इसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ था और कुछ अर्सा पहले हम लोगों ने इसमें कामयाब हो गए कि हम अपनी सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करें इनटू यूज़फुल इलेक्ट्रिकल सप्लाई। तो अब हमें सोलर अवेलेबल है उससे हम इसको कन्वर्ट करते हैं और अपने घरों के अंदर हम इसको रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जी। अब बात ये है कि लोग बहुत मतलब जो साहिब हैसियत लोग हैं वो तो इसकी तरफ जा रहे हैं। जी ठीक है। लेकिन हमारी आवाम जो बहुत ज़्यादा तंग है, मतलब जो शायद अफोर्ड भी नहीं कर पाते बिजली, उनका इस तरफ रुझान नहीं है।
अच्छा, सोलर के अंदर एक बहुत बड़ी खूबसूरती है, वो ये है कि जी ये बहुत छोटे से पैसों से भी स्टार्ट हो सकता है और ये स्केल अप होके मतलब इसको आप जितना मर्जी ऊपर तक लेके जा सकते हैं। तो ये मसला इसने ख़त्म कर दिया है। अगर कोई बहुत नॉर्मल भी कोई इंसान स्टार्ट करना इसको चाहता है तो वो 1 प्लेट से 2 प्लेट से इसको शुरू कर सकता है और अपनी बिल्कुल जो ज़रूरत होती है जैसे एक पंखा, लाइट और उसके साथ मतलब इसको चला सकता है। तो ये अब इसका सिस्टम क्या होता है, मैं ये समझना आपको चाह रही हूँ, मतलब वो जो कहते हैं ना इसके पीछे साइंस क्या है। जी जी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये होता है इस तरह से जी कि ये सूरज ऊपर से आता है और हमारे पास नीचे फोटोवोल्टिक सेल होते हैं, ठीक है, सूरज जो जिसको हम शमसी सेल कहते हैं, वो इसको अब्जॉर्ब करता है और उसको वो फिर तब्दील करता है इनटू अ यूज़फुल इलेक्ट्रिकल सप्लाई के अंदर, जो कि फिर हम घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये जिस तरह सूरज की जिस तरह से सूरज दिन के अंदर चढ़ता है उस तरह से आपकी जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो ये इसका एक मैकेनिज़्म है। लेकिन अब देखें ना, सूरज चढ़ा, उसके अंदर बिजली गई, तो वो हमारे तक कैसे पहुंचती है और वो मतलब होता क्या है? अगर हम उसको इंस्टॉल करने का तरीका बता दें तो शायद लोगों को समझ आ जाएगी, क्योंकि लोग यही सोचते हैं कि यार ये क्या 4-5 साल चलेगा, फिर ख़राब हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिसिटी तो हमारे पास आती ही रेगुलर, कराची से, KESE से, लाहौर से, वापडा से, तो कि वो आती ही है एक सप्लाई। मैं इसमें आपको बताता हूँ, होता है इस तरह से जी कि हमारे घरों में नॉर्मली UPS सारे घरों में लगे होते हैं, ठीक है। ये उसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है। इंटीग्रेट के अंदर जब ये होता है तो जिस तरह से एक UPS के साथ आपकी एक नॉर्मल KESE की या लेस्को की या फेस्को की किसी की भी बिजली अटैच होती है, इसी तरह से हम उसको एक अल्टरनेटिव सोर्स सोलर जो है वो हम अटैच कर देते हैं। तो जब लाइट चले जाती है तो वो एज अ सेकेंडरी ऑप्शन हमारा सोलर को लेता है और उससे बिजली बना के उस टाइम के अंदर घर को लाइटन अप रखता है। ये इसका एक सिंपल मैकेनिज़्म। तो क्या जब हमारी नॉर्मल बिजली भी आ रही होती है, क्या हम तब भी सोलर पे चल सकते हैं? क्योंकि देखें ना, लोड शेडिंग अगर हो तब तो चले, आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है, आपका, और जिनके घरों में UPS लगा है उनको तो वैसे ही एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं देना होता, उन्होंने इंस्टॉल करा लिया UPS, अब वही चलता, उस पर मैनेज हो जाता है। तो ये हमारी बिजली की सेविंग के अगर हम बात करें तो वो किस तरह हमारा कराता है? यानी कि बिजली के सोलर से हमारे पास आई इलेक्ट्रिसिटी, जी जी, तो वो आपने कहा एक बॉक्स में जैसे सेव हो गई। जी बिल्कुल ठीक है। अब अगर हमने फॉर एग्जांपल दिन में 4 घंटे जो है सोलर पे रहना है, या मतलब ये सिलसिला कैसे? मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ ना एक इन्वर्टर लगा होता है। इन्वर्टर की जो टेक्नोलॉजी है वो इस चीज़ को असेस करता है कि इस टाइम पे मेरे पास जो सूरज की क्वांटिटी है क्या वो सफिशेंट है, क्या वो इस टाइम मौजूद है जिससे मेरा घर चल सकता है। अगर उस टाइम पे वो इतनी तादाद मौजूद हो तो उसके अंदर वो फिर सोलर से ही अपने सारे घर को चला के रखता है। लेकिन अगर उसके अंदर उसको थोड़ी उसकी जो अंदर की जो डोमेस्टिक उसकी यूजेज है वो ज़्यादा है तो वो फिर उसको शेयर करता है वापडा के साथ। तो दोनों केसेस के अंदर हमारा जो बिजली का बिल है वो बहुत सारा रिड्यूस हो जाता है, उसमें बहुत बड़ी कमी आती है। तो ये इसका जो है ना एक वो इन्वर्टर उसको कहते हैं जो इसको इन्वर्ट करता है सारी टेक्नोलॉजी को। तो ये इसका एक मैकेनिज्म है। अब एक एग्जांपल, अच्छा नेट मीटरिंग क्या होती है? जी, नेट मीटरिंग जी बहुत ही अच्छी चीज़ है। हम लोगों को यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है, वो ये है जी कि आप अपने घरों पे सिस्टम्स लगवाएं और आप इसको एक्ट करते हैं एज अ डिस्को। आप अपने मतलब यानी कि घर से बिजली बना के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को साथ आपका पावर शेयरिंग एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर आप बिजली उनको वापस करते हैं और उसके अगेंस्ट जो आप रात में भी इस्तेमाल करते हैं वो भी इसको आपको रीबेट मिल जाता है उसके ऊपर। तो अल्टीमेटली आप सिफर बिल के ऊपर जो है वो पहुंच जाते हैं। ये नेट मीटरिंग का प्रोसेस है और बहुत अच्छा, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा जो इस टाइम पे रेट है वो गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट्स है और वो उन्होंने सबसे अच्छा रेट इस टाइम पाकिस्तान के अंदर मिल रहा है जो अप्रॉक्सीमेटली कोई 18.32 के करीब जो है वो आपको। और बात ये कि व्यूअर्स, आपको पता है कि बहुत से लोग बाहर के मुल्क में जो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हैं, जो चाहते हैं कि वो अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करें, उन लोगों ने भी अपने घरों में सोलर का सिलसिला लगा लिया है। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानती हूँ स्पेशली ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में जिन्होंने अपने पूरा सिलसिला ही सोलर पे किया हुआ है और वो नॉर्मल जो दूसरी बिजली होती है उसको यूज़ ही नहीं करते। बिल्कुल ऐसी है। अगर हमें सस्टेनेबल इन्वायरमेंट की तरफ जाना है तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के साथ व्यूअर्स खर्चा देखें ना आपका कितना बच रहा है। जो लोग परेशान होते हैं, कहते हैं मेरे 8,000 का बिल आ गया बिजली का, ऐसे लोग भी हैं जो छोटे छोटे 2-2 मरले के घरों में भी रहते हैं और वो कहते हैं कि जी हमारा 40,000 रुपये का बिजली का बिल आ गया। क्योंकि ऑब्वियसली गर्मियों में कुछ बहुत से ऐसे घर हैं जिन्होंने घर के चलो एक कमरे के अंदर AC लगाया हुआ है। जी अब एक AC भी अगर आप ज़्यादातर चला रहे हो
तो 15-20 हज़ार रुपए से तो सिर्फ उसी का बिल नहीं कम आना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब ये तो मतलब और एक पुराने बहुत बड़ी एसी नेमत हों और वो चीज़ें भी हो तो वो भी जी प्रॉब्लम जी, वो तो इसके अंदर बिल को अप्रॉक्सीमेटली डबल कर देता है। तो ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और इसको अडॉप्ट करना चाहिए। ये सिर्फ अपने लिए नहीं, ये मुल्क के लिए भी है। अच्छा, अगर 10 मरले का घर है ठीक है। और उसके अंदर 2 एसी फॉर एग्जांपल चलाने हैं या 3 एसी चलानी है, तो उसमें सोलर पैनल कितने चाहिए होंगे, खर्चा कितना होगा? एक नॉर्मल 10 मरले का जो घर होता है उसका जो बिल है ना वो अप्रॉक्सीमेटली कोई होता है जी, कुछ 50 से 60 हज़ार रुपये के करीब आजकल आता है जी। और जो प्राइस हाइक हम देख रहे हैं उस वो चला जाएगा अप्रॉक्सीमेटली कोई 80 हज़ार के करीब। तो इस सूरत के अंदर अगर हमारा कोई इन्वेस्टमेंट होगी अप्रॉक्सीमेटली कोई 1.6 मिलियन की, कुछ 16 लाख के करीब, तो उसके अंदर हम उसके बिल को सिफर पे हम लेके आ सकते हैं। ये जो है, और बात ये कि व्यूअर्स, आपने आज इन्वेस्ट किया तो 2 साल के अंदर ये अपनी इन्वेस्टमेंट को पे ऑफ कर देता है। बिल्कुल ऐसे 1.5 से 2 साल के बिल्कुल अंदर ऐसे अपनी इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल क्लियर कर ऐसे। जाता है और उसके बाद फिर आप लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है जी इसका, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, लेकिन एक मोहम्मद अली, सीरियसली मुझे जो एक बात महसूस होती है, हमने भी घर में सोलर किया हुआ है, मतलब हमने भी घर में अपना सोलर का सिस्टम लगाया, सारा कुछ, मुझे तो बहुत महंगा लगता है। महंगा, देखिए, मैं अभी वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ ना, क्योंकि जब हम भी कर रहे थे तो मुझे और मेरे मियाँ को बड़े पैसे सेव करके उसको करना पड़ा था, बिकॉज हम तो समझे कि वो कहेंगे कि जी चलो 5 लाख 6 लाख, बंदा कहता है चलो आप कुछ कहीं इधर उधर से कॉर्नर्स कट कर लो, पर जब वो मिलियंस में जाता है तो फिर थोड़ी कमर भी टूट जाती है। मैं आपको इसका एक हैक इसका सा कोई बता सकता हूं। सिलसिला नहीं ऐसा हो सकता जिससे ये एक्सपेंस कम हो जाए, ताकि हर घर में एटलीस्ट सोलर का सिस्टम तो लगे? बिल्कुल हो सकता है जी। इसको अगर आप सिलसिला वार स्टार्ट कर लेना तो हम इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कम कर सकते हैं। हम इसके अंदर एक दफ़ा इन्वर्टर बड़ा लगा लें और प्लेट्स जो हैं उसकी तादाद को आहिस्ता आहिस्ता करके हम मज़ीद बढ़ा सकते हैं। इस तरह हमारे पर एक दफ़ा बोझ नहीं पड़ेगा और हम आहिस्ता आहिस्ता जो है उस तादाद तक पहुंच जाएंगे कि जहाँ पे हमारा बिजली का बिल सफ़र हो जाएगा। मतलब जो हमारा बिजली के बिल की सेविंग हो रही है उसी सेविंग को हम यूज़ किया करेंगे नेक्स्ट मंथ की नई प्लेट्स लेने के लिए। यू सी व्यूअर्स, यही तो बात है, अगर आप एक बार डिस्कस कर लें प्रॉपर, कोई एक तो प्रॉपर कंपनी के साथ जाए जो थोड़ी जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, और जब आप उनके साथ डील करेंगे ये देखें कि उधर कोई इंजीनियर, कोई ऐसे लोग बैठे हुए हैं, अभी किसी ने शौकिया फनकार ने स्टार्ट किया, जैसे हम मुस्तनद डॉक्टर के पास बात करते हैं उसी तरह प्रॉपर कंपनी के पास जाएं जो आपको गाइड करें, जो आपको प्रॉपर कस्टमर केयर भी बाद में दे, क्योंकि इसकी केयर बहुत ज़्यादा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इसके अंदर ये होता है कि सोलर के इसमें ईयरली विजिट्स होने चाहिए लाजमी, क्योंकि ये सेफ्टी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सेफ्टी है इसके अंदर। आप ये समझ लें कि आपने अपने घर के अंदर एक मिनी ग्रिड लगा लिया है और ग्रिड की सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसको एक बंदा 1 साल में उसको विज़िट 2 से 3 दफ़ा मल्टीपल टाइम्स हमें विज़िट करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा जो चीज़ हमें पैसे कमा के दे रही है उसकी हमें ख्याल तो हमें रखना पड़ेगा, और वो वही कर सकेगी जो प्रॉपर एक कंपनी हो। फिर देखिए यूपीएस का भी आपको पानी चेंज करना, उसमें बिल्कुल, डालना बिल्कुल पड़ता है, जी। उसको चेक में रखना पड़ता है, नहीं रखते तो उसकी बैटरी उड़ बिल्कुल जाती ऐसे है। ही, बिल्कुल So, ऐसे ही। उसी तरह इसकी भी केयर बाद में है, ये नहीं कि लगा ली और कहानी खत्म हो गई। नहीं, इसकी आफ्टर सेल तो जो है इसकी वो ज़रूरी है, और वो आप अगर किसी प्रॉपर कंपनी से लगवाएंगे तो वो डेफिनेटली वो खुद से इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, आपकी हेडेक नहीं बनेगी। अच्छा, ये बताइए कि सोलर सिस्टम जो है वो हमारे एग्रीकल्चर के एरिया में क्या हेल्प कर सकता है? देखिए, क्योंकि मेनली तो हम एक एग्रीकल्चरल लैंड है ना। बिल्कुल सही बात। एग्रीकल्चर के अंदर मैं आपको बताता हूँ, सोलर सिस्टम ने किसान भाइयों की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना दी है। किसानों को बहुत ज़्यादा बिल आता था क्योंकि यहाँ पे हमारा पानी आजकल बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है इको फ्रेंडली ना होने की वजह से, और हम लोगों को ज़मीन से पानी निकालना पड़ा था बहुत ज़्यादा, जिसके ऊपर हमारा डीजल खर्च होता था, और वो अगेन फिर इंपोर्ट बिल के अंदर हमारा एक्सपेंस आता था, मुल्क के ऊपर ओवरऑल एक बर्डन पड़ता था। तो सोलर ने इस सिलसिले को बहुत आसान कर दिया है, और वो उसके अंदर गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज उसने किया हुआ है। 50% गवर्नमेंट पे करती है, स्कीम्स हैं ऐसी जिसके अंदर 50% गवर्नमेंट दे रही है, 50% किसान भाई को देना पड़ता है। वो अपनी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 1 साल में पूरा कर लेता है, लेकिन जो उसका एक छोटा सा नेगेटिव एस्पेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि किसान भाइयों को वो ये है कि जी आप उससे बहुत ज़्यादा पानी ड्रॉ कर रहे हैं। अगर हम इस तरह से, अब एक चीज़ अगर फ्री है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको लेके उससे पानी सारा ज़मीन से निकाल लें। अगर आप उसका पानी निकाल लेंगे तो आपकी ज़मीन में डबल खादें डलेंगी, और अल्टीमेटली ये हमारे सिस्टम के लिए फिर मसला बनेगा। ठीक है, तो ये आपको नहीं, हाँ जी, एक मुनासिब क्वांटिटी के अंदर जितना आप एक डीजल के ऊपर अपना निकालते थे, मतलब ये नहीं कि आप उसके बाद फिर पानी उसमें से निकाली जाएं और एक्सेसिव पानी, मतलब ये नहीं कि आप दें, वो फिर ज्यादती वाली बात है। अपने वही वाली बात है ना, सोलर की तरफ हम आपको क्यों इनकरेज कर रहे हैं, ताकि हम कार्बन फुटप्रिंट कम करें, आपका खर्चा कम हो, सारा कुछ हो।
पानी, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बात की कि पानी का भी एक बहरान हमारे जी मुल्क में बिल्कुल, आया ऐसे हुआ है। वाटर लेवल बहुत डाउन जा रहे हैं। जहाँ पे अब सोलर ट्यूबवेल लग रहे हैं वहाँ पे फिर सारा दिन चल रहे हैं और 24/7 चल रहे हैं, तो फिर ये ज़रा मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अच्छा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, बिजली की गाड़ियाँ और बिजली की बाइक्स की तरफ, और ये काफ़ी ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है कॉमन होनी शुरू हो गई है चीज़। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब देखें ना, बिजली भी नहीं है और फिर बिजली की वो, तो क्या सोलर इसमें हमें हेल्प कर? बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे जो मोस्टली जो लोग हैं वो अभी ये कर रहे हैं कि जिन्होंने घरों में सोलर लगवाए हुए थे, अब वो एडिशन कर रहे हैं सोलर का घरों के अंदर, जिन्होंने ईवीज़ ली हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ली हैं। उसकी रीज़न ये है कि ऑलरेडी फ्यूल प्राइसेस आपको पता है बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी हुई हैं, और जो असल इंपॉर्टेंट चीज़ है वही है कि हम फ्यूल को इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हम लोग सारे ईवी के ऊपर शिफ्ट जाएं, 3 तरह के फ़ायदे हैं उसके ऊपर। नंबर 1, हम अपना इंपोर्ट बिल ख़त्म करते हैं। नंबर 2, हम इको फ्रेंडली हो जाते हैं। और नंबर 3, हमारी अपनी जो बजट है जो कि हम किसी भी कंस्ट्रक्टिव चीज़ के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारा असल में लोग इस चीज़ से घबराते हैं ना कि चलो भाई हमने बिजली की गाड़ी ले तो ली, बिजली का बिल ज़्यादा आता है, बिजली के अगर हमने बिजली के अंदर ही उसको डाल दिया चार्जिंग के लिए तो पता नहीं बिजली का बिल कहाँ पहुँच जाएगा। उसके लिए हम सोलर को मज़ीद, जिन्होंने पहले लगवाए हुए हैं वो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं लगवाए वो सोलर की इंटीग्रेशन कर सकते हैं। घरों में चार्जर अब दे रही हैं कंपनीज, आप अपने घर पे सोलर लगवाएं, घर पे भी मुस्तफ़ीद हों, और उसके बाद आप अपनी गाड़ी को भी चार्ज करें। दोनों चीज़ें आपको जो है इसके अंदर मिलेगी। थैंक यू सो मच मोहम्मद अली कासिम फॉर टेकिंग आउट टाइम और हमें गाइड करने का। असल में हमने एक जो डिसीजन लिया है मॉर्निंग एट होम में वो यही लिया है कि जितना ज़्यादा हम एनवायरमेंटली फ्रेंडली चीज़ों की तरफ जा सकते हैं जाएं, और एटलीस्ट हमारे व्यूअर्स तक इन्फॉर्मेशन तो पहुंचाएं, क्योंकि सोलर का जैसे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर को पता है और उन लोगों को पता है जो ज़रा एलीट क्लास टाइप के हैं, जो जिनको लगता है कि मतलब क्योंकि उन्होंने ज़्यादा बड़ी चीज़ें लगानी होती हैं और सारा कुछ करना होता है, लेकिन आपका 2 मरले का घर भी है, आपकी छोटी सी दुकान है। हम जैसे अभी बात कर रहे थे कि शेखुपुरा में हमारे जो कंटेंट के हेड हैं अहमद हाशमी, वो आपके साथ शेयर कर रहे थे कि शेखुपुरा में एक छोटे से एक दुकान थी किसी की, उसने अपना पंखा और अपनी लाइट जो है वो सोलर पे की हुई थी। बिल्कुल ऐसे ही। सो बात यह है कि हम छोटे लेवल पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिस कमरे में सारे सोते हैं, या एटलीस्ट अब गर्मियों में आके फिर और बिजली का बिल बढ़ेगा। तो व्यूअर्स एटलीस्ट अपनी मदद आपके तहत इन चीज़ों की तरफ तो अपने आप को बढ़ाएं। देखें जो हालात हैं वो तो हैं, वो हालात बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे, लेकिन इस इंतज़ार में कि हालात ठीक हो जाएंगे, हम पैसे तो हमारा पैसों का नुकसान होता जा रहा है। तो जो लोग परेशान हो रहे हैं और अपसेट हो रहे हैं अपने हालात पे, ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। एटलीस्ट अपने खर्चे और अपने एक्सपेंसेस को तो हम रिड्यूस करें। थैंक यू सो मच सर। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि 10 सेकंड के अंदर हम अपनी आंखों को, अपनी आई साइट को कैसे ठीक कर सकते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से पहले मैंने आपके साथ आपको टीज़र दिया कि 10 सेकंड में ग्लासेस से निजात पाई जा सकती है, आपकी आई साइट ठीक हो सकती है। ये क्या माजरा है आज हमें बताएंगे। हमारे शो का पहले भी हिस्सा रह चुके हैं डॉक्टर अली ज़ैनुल आबिदीन। आप आई स्पेशलिस्ट हैं एट मेयो हॉस्पिटल, उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ऑप्थेमोलॉजी भी हैं, हेड ऑफ डायग्नोस्टिक एट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम जुगन, थैंक यू वेरी मच यू वेलकम एंड वेलकम बैक। बड़े अरसे बाद फिर हमारी मुलाकात हो रही है, जबकि आंखों के मसाइल तो चलते ही रहते हैं। अच्छा, तो मैं सबसे पहले तो ये जो एक बड़ी बात मतलब ढकी छुपी है, हर बंदे को नहीं पता, बट सुनने में आई कि 10 सेकंड में जी आपकी ग्लासेस से एनको से जान छूट सकती है। दैट्स वेरी ट्रू जुगन। बेसिकली दिस इज़ द लेटेस्ट टेक्निक। पहले क्या था, ग्लासेस तो ऑफ हो जा रही थी 2000 ऑनवर्ड। सबसे पहले शुरू में कुछ मैनुअल कट लगा के करते थे, प्रिसीजन इतना अच्छा नहीं था, वो हाथ के साथ आप ह्यूमन एरर उसमें बहुत ज़्यादा था। फिर उसमें मॉडिफिकेशन आती गई, लेटेस्ट टेक्निक आती गई, एक्साइमर लेज़र इंट्रोड्यूस हुई। लेज़र से अब लेज़र जो पहले हम करते थे उसके अंदर हम उसको मैनुअली कप रख के प्रेशर लगा के और वो सारा अपने अगेन मैनुअली किया जाता था। अब एक ट्रांस एपिलेसिक और उसके साथ ट्रांस रोबोटिक एक नई टेक्निक है जिसके साथ आप बग़ैर हाथ हिलाए, बग़ैर हाथ को टच किए सारा काम सिर्फ पेशेंट ने एक ख़ास लाइट में 10 या 15 सेकंड के लिए देखना है और एक ख़ास रोशनी एक्साइमर लेज़र के साथ उसकी ग्लासेस बिल्कुल 100% सारी उम्र के लिए ठीक हो जाएंगे।
मैं आऊँ? जरूर। दूर का नहीं नजर आता, सामने में रोक वो लगा होती है स्क्रीन में, ऐसे करके देख रही होती और हूँ और ये और एनको से चिढ़ है मुझे। और बच्चे, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज द बेस्ट थिंग, ये मतलब दूर और नज़दीक, आप नज़दीक को भी ठीक कर सकते ये हैं। कितनी नई की टेक्नोलॉजी है? देखिए जो ये टेक्नोलॉजी है, इसमें पाकिस्तान में अब न्यूएस्ट बहुत अभी अर्ली ये इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक है, और इसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसमें जो एज ग्रुप है वो थोड़ा सा कैच होता है कि किस किस एज ग्रुप के पेशेंट्स को किया। आप 60 इयर्स तक कर सकते हैं ग्लासेस, अगर पेशेंट को कैटरेक्ट, अभी 1-2 साल है मेरे पास। हाँ। अगर पेशेंट को कैटरेक्ट नहीं है तो यू कैन गेट रिड ऑफ ग्लासेस हर तरह से, दूर नज़दीक दोनों। अच्छा, सो इसका बट बात ये कि क्या ये बड़ी महंगी ट्रीटमेंट है? महंगी भी थोड़ा सा है, पर बहुत ज़्यादा महंगी नहीं, एक ख़ास लेवल तक। और क्योंकि आप गवर्नमेंट के साथ भी काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी नहीं, अवेलेबल? गवर्नमेंट सेटअप में नहीं, बिकॉज ये कॉस्मेटिक है ना। अच्छा, ये कॉस्मेटिक यस, ये कॉस्मेटिक में ग्लासेस ऑफ करने से पार्ट ऑफ कॉस्मेसिस, तो वो इसलिए कॉस्मेटिकली किया जाता है। ये तो यानी कि 60 साल की उम्र तक आप Yes. अगर ये करा लें तो फिर सारी ज़िंदगी के लिए आप इजी हो जाते हैं। ग्लासेस ऑफ हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी के साथ मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, ज़रा ऑड सा सवाल है बट मुझे ये मैंने नोटिस किया ओवर द इयर्स। मेरी गर्मियों में आईसाइट ज़रा बेहतर होती है, सर्दियों में मेरी दूर की नज़र जो है वो ख़राब हो जाती है। मैडम बेसिकली ये क्या, ये जो कहते हैं ना, ये थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा, ये सेंस क्या है? ये साइज, ये ड्राइनेस है, दिस इज कॉल्ड ड्राइनेस। आपकी जो टियर फिल्म है ना, जितना ड्राई वेदर होगा, एटमॉस्फेयर ड्राई होगा, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, द आईज ऑल्सो गेट ड्राई। जब आंखें ड्राई होंगी, आप सूखे सुबह उठते हैं, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं डॉक्टर साहब सूखे उठते हैं, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, देन वी ब्लिंक, वी डू 2 or 3 टाइम्स ऑफ ब्लिंकिंग, नज़र बेहतर होना शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली यही बात कि जब आंखें ड्राई हो जाती हैं तो आपको एकदम मतलब टियर फिल्म, जिसमें आपका मुंह हर वक्त तर रहता है, अगर आपका मुंह खुश्क हो जाए, आपसे बात आर्टिकुलेशन नहीं होती ना, मुश्किल होती है, तो वेरी सेम थिंग गोज फॉर द आईज। लोग आई ड्रॉप्स आजकल बहुत डाल रहे हैं, जी। ये मैंने बहुत नोटिस किया है। और ये मैंने आपसे पूछना था क्योंकि मैं ड्रामे की शूट पे थी कराची में, तो एक तो पहले तो आर्टिस्ट हम लोग डाला करते थे आंखों में आई ड्रॉप्स, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी कहा हुआ था कि भी बार बार आप लोग मेकअप करते हैं, सारा कुछ करते हैं, एक दफ़ा मेकअप जब उतार लें तो आंखों में 1-2 कतरे डाल लें ताकि एक दफ़ा आपकी आई क्लियर हो जाए। ये तो मुझे भी याद है, कोई 10 साल पहले मुझे भी कहा गया था। लेकिन मैं ये वो नोटिस कर रही थी कि क्रू के बच्चे भी आंखों में डाल रहे हैं ड्रॉप्स, हर बंदा जो है आई ड्रॉप्स डाल रहा है। देखिए, आई ड्रॉप्स, हर तरह के ड्रॉप्स इस्तेमाल करना सेफ नहीं होता। जो टीयर्स, ऑलवेज रिमेंबर, जो टीयर्स आर्टिफिशियल मसनूई आंसू, ये सबसे सेफ, जैसे कि सेलाइन टाइप जो सेलाइन होते हैं। टाइप। लेकिन सेलाइन भी टीयर्स जिसमें पीएच उसकी ऐसी हो जो आंख को स्टिंक ना करे, जो आंख को तंग ना करे, तो आई थिंक टीयर्स जो है वो आप बहुत ज़्यादा डालनी चाहिए, उसका नुकसान भी नहीं, उससे कोई खुदा न खास्ता, क्योंकि अगर आप स्टीरॉइड्स डाल रहे हैं ड्रॉप्स की सूरत के अंदर, मैं 2-3 कंपनीज के ऐसे नाम ले सकता हूँ जो लोग रूटीन के अंदर बहुत सारे डालते हैं, नाम नहीं हम ले सकते, क्योंकि बट देखिए व्यूअर्स, ये कि वो ड्रॉप्स आप ब्लाइंडली नहीं डाल सकते, उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जैसे काला मोतिया और आंख के अंदर सफ़ेद मोतिया, ये सारी चीज़ें ड्रॉप्स ना पता हो के स्टीरॉइड्स डाल रहे हैं और डालते जा रहे हैं, तो उसके साथ ये इफेक्ट्स आ सकते हैं। और बाय द वे एक और चीज़, जब डॉक्टर आपको देता है कि भाई ये वाले कतरे स्टेरॉइड के आपने अपनी आंखों में डालने हैं 4 दिन के लिए, तो भाई 4 दिन ही डालने हैं, 4 महीने नहीं डालने कि हमें बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा था तो हम डालते गए। यही तो लोग करते हैं अपनी दूसरा सारी फैमिली को ये बहुत अच्छे थे, आप भी इस्तेमाल करें, आप भी इस्तेमाल करें। मैं इनको मेक श्योर करता हूँ कि ये आपने किसी और को नहीं देनी, ये आपके लिए है। 6 महीने के बच्चे को हमारी एक जानने वाली, हम कहती थी इसकी ना आंख भी इन्फेक्शन हो जाती है, तो हम डेली ना इसकी आंख में कतरे डालते हैं। मुझे एक डॉक्टर ने बताया, ये कहते हैं कि 1 महीना वो उस बच्चे की आंख में कतरे डालते रहे। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि कुछ बच्चे की आंख में इशू हुआ, उसको लेके आए तो हमने उनको रोक दिया, वरना तो वो उसको सारी जिंदगी डालते रहते हैं आंखों में कतरे। सो प्लीज़ व्यूअर्स, दवाई है, उसको दवाई के तौर पे एक मसले के हल के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक हालत में बिला वजह। ये वही जिस तरह पेन किलर लोग कहते हैं, हाँ कुछ लोग होते हैं जो पेन किलर डेली ले रहे होते हैं, दर्द हो ना हो, कि दर्द होगी ही नहीं अगर हम ले लेंगे, ओ भाई। एनीवे, आई वांट टू गो बैक टू ये 10 सेकंड वाली बात। अच्छा, अगर हमने इस ट्रीटमेंट को कराना है 10 सेकंड की, जिस तरह पहले होता था कि लेज़र के बाद कुछ दिन आपने पट्टी शट्टी ये वो वटेवर, इसका क्या सेफ्टी मेजर्स हैं? मैडम, इसके अंदर आपने 10 सेकंड प्रोसीजर और उसके बाद 2 घंटे, ठीक है, आप रेस्ट या मैक्सिमम 1 दिन रेस्ट कर लीजिए, ठीक है।
आपने वो आंखें rest बंद, होता क्या हाँ है? उसमें आपने आंखें बंद, बिकॉज ये प्रोसीजर जो है आंख की बाहर वाली जो सरफेस जिसे कॉर्निया कहते हैं उसके ऊपर काम करते हैं हम। जब कॉर्निया पे आप काम करते हैं तो कॉर्निया की हीलिंग हो रही होती है, सेल्फ हीलिंग हो रही होती है, उसके नीचे फ्लैप रीग्रो कर रहा होता है, तो उसकी वजह से इरिटेशन, इचिंग, वाटरिंग होती है। तो पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि आपने आंखें बंद करके रिलैक्स रहना है, और जितना ज़्यादा आप आंखें बंद रखेंगे उतनी जल्दी हीलिंग हो जाएगी। तो एक दिन का रेस्ट होता है, ठीक है, उसमें इरिटेशन, इचिंग, वाटरिंग हो सकती है, वो कोई परेशानी वाली बात है, वो नॉर्मल हीलिंग है। बट साइड इफेक्ट्स भी बता देना। यस, साइड इफेक्ट्स होते हैं कि अगर एक पेशेंट है उसकी आंख जो है वो इतनी ताकतवर नहीं है कि उसका ये प्रोसीजर हो सके। ग्लासेस, मैं दोबारा पब्लिकली नेशनल चैनल पे बात कर रहा हूँ, ग्लासेस हर किस्म की उतर सकती हैं, हर किस्म की ग्लासेस, 28 नंबर हो, 27 नंबर हो, 20 नंबर हो, 29 नंबर हो, 8 नंबर का सिलेंडर हो, जो भी हो, ग्लासेस उतर सकती हैं। प्रोसीजर डिफरेंट होते जाते हैं। अभी 10 सेकंड प्रोसीजर जिसमें आंख परफेक्टली ठीक है, उसकी थिकनेस ठीक है। ना जैसे मेरी आईज का कोई इशू नहीं है, मुझे बहुत साल पहले किसी ने ठीक है। कहा था कि आप करा लो ना लेजर। अल्लाह का शुक्र है मैंने नहीं कराया, अब ये 10 सेकंड का प्रोसीजर आ गया, बेहतर है कि बंदा इसको जाके करा ले। Exactly, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को ऑब्सेशन है ना 24 घंटे फोन हाथ में होना या टीवी देख रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको कांस्टेंट स्टिमुलेशन की जरूरत होती है, 2 घंटे कम से कम फिर आपको आराम करना है, जी, आंखें देखिए, बंद करनी अगर है। एक बंदे जिसकी सारी उम्र के लिए भाई ग्लासेस सो फ्री जाओ हो रही कुछ है, खा हाँ, पी के। ग्लासेस फ्री हो रही हैं, तो उसके लिए 2 घंटे या 1 दिन भी कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। और दूसरा देखिए, डिजीज़ बर्डन है। एक बच्चा है, वो 18 साल 17 साल की उम्र से लेकर 60 साल 70 साल की उम्र तक, जब तक उसको मोतिया नहीं आता, ग्लासेस लगाता है। अब वो ग्लासेस की जो कॉस्ट एफिकेसी है, आप देखिए ग्लासेस की कॉस्ट 18 साल से लेकर 80 साल की उम्र डॉक, तक, मुझे तो उसकी कॉस्ट का बात- भी इशू नहीं है, उसकी बात। इनके और बड़ी दूसरा dangerous है। डिजीज बर्डन है ना, ये आप डिजीज खत्म नहीं कर रहे, आप ग्लासेस का नंबर चेंज कर देते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एग्जाइमर आप हमेशा के लिए ग्लासेस ऑफ कर देते हैं। एक ये इसी तरह ही है मैडम, जिस तरह देखिए आप बैसाखियों के साथ चल रहे हैं। बच्चे नहीं, एक सेकंड, ये आप बात करें, मुझे एक बात बताएं, छोटे बच्चे अक्सर अपने मुंह पे इंजरीज करा लेते हैं इनको की वजह से, क्योंकि आप बच्चों को खेलने से तो रोक नहीं ऐसे ही है, सकते। ऐसे ही अब मैं भी आई रिमेंबर, मैं स्पोर्ट्स वगैरह कॉलेज में खेलती थी, 2 दफा मेरी ऐनक टूटी और मेरे यहाँ पे बड़ी बुरी तरीके से जाके लगी, क्योंकि सब वॉलीबॉल खेल रहे होते थे, मैंने भी खेलना था, है कि आपकी दूर का आंखें मुझे नजर अंदर- नहीं आ रहा तो मैंने पहननी तो है, और आपकी आंख के अंदर नहीं गया। आई हैड अ पेशेंट रिसेंटली, उसकी आंख, ही वाज वेयरिंग ग्लासेस, उसकी आंख में इंजरी हुई और वो शीशा ही रिकोशेट करके टूट के उसकी आंख की कॉर्निया को डैमेज करके पीछे रेटिना में स्टक किया। एक्चुअली हैड टू डू अ सर्जरी ऑल द वे टिल द रेटिना एंड हैड टू टेक इट आउट। ठीक है, तो देखिए मेरी बात है, वो बच गई अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये डिजीज़ बर्डन वो ख़त्म नहीं होगा बच्चे का। आप उसको सारी उम्र ग्लासेस दे रहे हैं, उसकी बजाय 17-18 साल की उम्र में आप उसकी ग्लासेस ऑफ करें सारी उम्र के लिए। एक दफ़ा प्रोसीजर करके आप सारी उम्र के लिए वो डिजीज़ को ही ख़त्म कर रहे हैं। यू आर एक्चुअली देखिए डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, आप उनको Control मैनेज कर सकते yes. हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ख़त्म कर सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे हमें ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले हमारे पास कुछ सवाल तो आए हैं कि प्रोग्रेसिव मायोपिया क्या है, उसके अलावा केराटोकॉनस क्या है, ये भी एक कोई, ये तो आपने बड़ी टेक्निकल बात की है। नहीं, जिनको प्रॉब्लम होती है वो Yes, फिर बेचारे yes. पूछते भी हैं। तो ये 2 सवाल आए हैं, आप भी अगर हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो अभी हम ब्रेक में जाएंगे तो डॉक्टर साहब हमारे साथ रहेंगे। आप हमें जल्दी से डिजिटल पे जाके मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है, कॉल करनी है तो 042992000648 पे कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से हम लाइव सवालों के जवाब देंगे। ये क्योंकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग और नई इनोवेटिव ट्रीटमेंट थी। आपको पता है, हम अभी थोड़ी देर पहले हमने सोलर की बात की, एनर्जी सेविंग की बात की। हम कोशिश करते हैं कि जो लेटेस्ट और मोस्ट इनोवेटिव चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचाएं ताकि आप उनको अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट कर सकें। और स्पेशली वो लोग जिनकी बहुत ज़्यादा आईसाइट ख़राब है, जो एनको के बगैर देख ही नहीं सकते, चाहे करीब की नज़र हो चाहे दूर की हो, उन लोगों के लिए ऐसे प्रोसीजर्स बड़े यूज़फुल रहते हैं। और बच्चों के लिए तो वैसे ही आप सारी ज़िंदगी के लिए एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि फिर एटलीस्ट इस इशू से वो बच जाएंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। आंखों से रिलेटेड कोई भी मसाइल हैं हमारे साथ शेयर करें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर अली ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ है, आई स्पेशलिस्ट एट मेयो हॉस्पिटल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ऑप्थेमोलॉजी एंड हेड ऑफ डायग्नोस्टिक एट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ब्रेक से पहले बताया कि 10 सेकंड में भी एक प्रोसीजर है, सर्जरी भी नहीं उस बेचारी को कहेंगे, प्रोसीजर ही है, जिसके अंदर आँख जो है, आपकी आईसाइट जो है
वो वापस मतलब आपकी आईसाइट बेहतर हो सकती है, ठीक हो सकती है ठीक 100%। नहीं, बट वो तो ना ब्लाइंड बंदे की तो नहीं हो सकती ना। देखिए ब्लाइंडनेस की तो कॉज होगी ना। अगर एक बंदा आता है टोटल ब्लाइंडनेस सफ़ेद मोती से भी हो सकती है, काले मोती से हो कुछ सकती लोग है। पैदा भी तो ब्लाइंड होते हैं ना, मतलब मेरा मतलब है कि उस वजह से मैं क्लैरिटी दे रही हूँ कि जिनकी आई साइट में प्रॉब्लम है, ग्लासेस का चाहे वो नंबर बहुत है। एक्सट्रीम भी हो, ग्लासेस ग्लासेस का पहनते नंबर, हैं। हाँ जी। आपने ये तो बता दिया कि अगर कोई मोतिये का इशू नहीं है तो 60 साल की उम्र से पहले आप करा सकते हैं। ट्रू। बच्चे किस उम्र पे करा सकते हैं? दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन जुगन। मोस्ट ऑफ द किड्स, हमारे पास बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे आते हैं। देखिए एक चीज़ है जिसे कहते हैं प्रोग्रेसिव मायोपिया, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर मोतिया, जिसमें ऐनक का नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होगा। अगर एक बच्चा पैदाइशी तौर पे उसकी एक आंख कमज़ोर है और एक आंख बिल्कुल ठीक है, दोबारा मैं कह रहा हूँ, एक आंख ठीक है और एक आंख का नंबर बहुत ज़्यादा है, जैसे 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर या 7 नंबर, मतलब बच्चा है उसकी एक आंख बिल्कुल ठीक है और दूसरी तरफ 7 नंबर का ऐनक है, तो उसकी किसी एज पे भी उसकी नज़र को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसको नहीं ठीक करेंगे तो वो सारी उम्र के लिए वो कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये किसी ने पूछा भी था कि मुझे डॉक्टर ने कहा है कि ठीक है, एक आंख कमज़ोर हो तो उसको आपने लाजमी ट्रीट करना है, यूनिओकुलर, वो किसी भी एज के ऊपर। ये बहुत सारे डॉक्टर्स को भी इस पर कम्बिग्यूटी होती है। आप वो कहते हैं कि जिसको पैचिंग करें, उस आंख में आप ऐनक लगा लें, दूसरी आंख को बंद करें। आप बच्चे को नहीं बाउंड कर सकते, वो 10 साल का हो जाएगा और उसको एम्ब्लॉयपी डेवलप हो जाएगा और फिर सारी उम्र के लिए वो आंख बेहतर नहीं हो पाएगी। उसको आप ट्रीट करें एट एनी एज, एट एनी स्टेज, ठीक है। देन कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें बच्चे ग्लासेस नहीं पहनते और उनकी ग्लासेस नहीं, बट कितनी छोटी एज पे हो सकता है? पैदाइश पे नहीं, 2 पैदाइश- साल, 1 नहीं, साल, नहीं। 1.5 साल? उसमें कम से कम 7 साल, 8 साल, 10 साल से ऊपर 12 साल, मतलब सेफेस्ट एज 12 से 13 साल। लेकिन अगर 7 साल की उम्र है या 8 साल की उम्र है और बच्चा ग्लासेस नहीं लगा रहा और एक आंख उसकी कमज़ोर है, तो वो 7 या 8 साल पे भी उसको ट्रीट करना लाजमी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि ये नहीं है कि पैदा मतलब बच्चा 1.5-2 साल का हुआ, आपको लग रहा है कि अब आई साइड का प्रॉब्लम है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। अच्छा, ये केराटोकोनस क्या है? गुड, ये तो आपने वाइवा का क्वेश्चन पूछ लिया। आया सवाल तो पूछ रहे हैं। केराटोकोनस वो कंडीशन है जिसमें आपकी आंख की बाहर वाली जो सरफेस है उसका जो एक ख़ास जाविये के ऊपर वो ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाती है और उसको तकोन कहते हैं। कोनिंग शुरू हो जाती है। केराटो मीन्स कॉर्निया, कोनस मीन कोनिंग। सो केराटोकोनस मीन्स कॉर्निया की कोनिंग। कॉर्निया एक जगह से थिन आउट होकर बल्ज आउट होना शुरू हो जाता है और वो प्रोग्रेसिव होता है, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ये पैदाइशी तौर पे एक खास जीन होता है, कमज़ोरी होती है, जिसकी तरह कॉलेजन की या कोई ऐसी डिजीज़ जिसके अंदर जॉइंट हाइपरफ्लेक्सिबिलिटी या माफन्स या एट टाइम्स क्या होता है, पैदाइशी तौर पे माँ बाप को अंदर एक जीन है, वो जीन बच्चे में ट्रांसमिट हो गया। उसके साथ क्या होता है, आँख की नज़र कमज़ोर और बच्चे की ऐनक और बंदे की ऐनक 20 साल के बाद भी तब्दील हो रही होती है। वो कहता है कि जी आज ऐनक लगवाई, कल फिर तब्दील हो गया नंबर, 6 महीने बाद नंबर, 2 महीने बाद, महीने बाद, वो नंबर स्टेबल नहीं हो रहा होता उसका। और उन पेशेंट्स के नंबर कितने होते हैं? 4 नंबर का, 5 नंबर का, 8 नंबर का, 10 नंबर का सिलेंडर होता है। सिलेंडर मीन एक्सिस के अंदर। और अगर आप उसको वक्त पे ट्रीट ना करें तो आंख सारी की सारी तब्दील करनी पड़ती है, नई आंख लगानी पड़ती है और वो कोई आसान काम नहीं है। एग्जैक्टली, वो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। अब इसमें ऐसी कंडीशन में जिसमें प्रोग्रेसिव मापे अगर एक बच्चे का नंबर बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है तो उसको आपने चेक करवाना है। रैपिडली चेक होने के साथ आप जब उसका नंबर चेक करवाएंगे तो आप कि हमारे पास एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जिससे पता चल जाएगा कि इसे केराटोकोनस की कंडीशन है। उसको सबसे पहले स्टॉप करना है। केराटोकोनस की प्रोग्रेशन को रोकने के लिए एक ड्रॉप्स होते हैं, CXL उसे कहा जाता है। सबसे पहले उसको करना है, वो कैसी स्टेज पे भी करें ताकि उसकी प्रोग्रेशन रुक जाए। फिर सबसे बड़ा मसला होता है कि केराटोकोनस के पेशेंट्स को नज़र नहीं आ रहा होता, ऐनक के साथ भी वो या हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं या कोई ऐसा, अगेन उसके साथ भी दे डोंट गेट अ वेरी गुड विजन, तो उनके लिए टॉरिक IOLs होते हैं, टॉरिक करेक्शंस होती हैं। टॉरिक करेक्शंस के साथ पेशेंट्स की 100%, एक पेशेंट ऐनक के साथ सिर्फ 2 लाइनें पढ़ता है या 10 फुट तक देख सकता है। लेकिन अगर केराटोकोनस के पेशेंट्स के अंदर हम टॉरिक IOL इम्प्लांट कर दें तो उसकी एक नॉर्मल बंदे के करीब करीब विजन हो सकती है, वो गाड़ी चला सकता है, अपने काम कर सकता है रोजमर्रा के। क्योंकि याद रखिए व्यूअर्स, अगर आपकी आईसाइट ठीक नहीं है और आप ग्लासेस भी पहने लेकिन आपको फिर भी नहीं नजर आता तो लीगली आप नहीं गाड़ी नहीं चला सकते। ट्रू। अच्छा, मेरा नाम सबा है, मैं 27 साल की हूँ, साहिवाल से बात कर रही हूँ। लेफ्ट आई में लाल कलर का निशान या स्पॉट नज़र आता है, क्या इसके लिए ऑपरेशन कराना पड़ेगा या कोई ड्रॉप्स भी डाल सकती हूँ? देखिए नहीं, ये जो स्पॉट्स है ना, ये स्ट्रॉबेरी नेवस या नेवा है, हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, वो वाइट पार्ट के ऊपर एक स्पॉट नज़र, वो कॉस्मेटिकली विजिबल होता है। एक जिस तरह जो भी बचा उसकी हम कॉटराइज कर देते हैं उसको और उसको हम रिमूव कर देते हैं सर्जिकली, उसको एक सॉर्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, वी रिमूव इट, वो ख़त्म हो जाएगा। वो ड्रॉप्स के साथ ठीक नहीं लेकिन होता। वो कोई डेंजरस चीज़ तो नहीं? अगर टाइम्स अगर वो नेवस है और वो बाद में कन्वर्ट हो रहा है, उसका साइज़ बढ़ रहा है तो वो डेंजरस है,
ठीक है। अगर तो उसका बचपन की मतलब सपोज उसका बचपन से वो नंबर एक स्पॉट है, वो 18 साल 20 साल 21 साल 25 साल की उम्र तक एक ही साइज़ में रह रहा है, तो उससे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। लेकिन एट टाइम्स क्या होता है, उसका साइज़ एकदम बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर वो एकदम बढ़ना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि उसके अंदर चेंज आना शुरू हो गई है, उसमें कोई तब्दीली आ रही है, खुदा न खासा कोई कैंसरस कंडीशन ना आ रही हो, तो उसको देखना और चेक कराना बहुत लाजमी है। एक तो निशान हो गया ना आँख के अंदर, और एक होता है कि आंखों के सामने स्पॉट्स नजर आ रहे होते हैं। दिस इज ओके, दे आर कॉल्ड फ्लोटर्स, उनको फ्लोटर्स कहते हैं। एक्की स्यापा है। वो फ्लोटर्स ठीक, जो फ्लोटर्स जो है ना, हर पेशेंट की, हर इंसान की आंख में विट्रस कंडेंसेशन होती है, यानी कि उसकी जो नेचुरल नूर की जो जेली है उसमें कुछ कंडेंसेशन आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो थ्रेड लाइक चीजें नजर आती हैं। धागा सा काला नजर आ रहा है, वो तो थ्रेड, ये क्या हो रहा है? ये देयर इज अ विट्रस कंडेंसेशन, दे कॉल्ड फ्लोटर्स, ठीक है। और दूसरी कंडीशन होती है कि एक टाइम पेशेंट बैठा होता है या बिल्कुल ठीक होता है, कहते हैं एकदम बिजली आई और उसकी आंख के आगे मुझे काला सा जाला नजर आना शुरू हो गया। हाँ जी। दैट इज कॉल्ड पीवीडी। दिस इज हम पीवीडी कहते हैं, पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट। ये भी कॉमनली होता है, इसको भी सिर्फ ऑब्जर्व किया जाता है। ये सारे वो प्रोसीजर्स हैं, ये सारे वो कंडीशंस हैं जिसमें पेशेंट को हमने तसल्ली देनी होती है। हाँ, पीवीडी अगर हो गई तो उसके साथ उसको चेक करा के उसको कंफर्म करना होता है कि पर्दे पे खिंचाव तो नहीं आ रहा। अगर वो नहीं आ रहा तो पेशेंट इज सेफ टू वेट। ये वाली बात इसलिए करनी ज़रूरी होती है क्योंकि डॉक्टर साहब, लोग अक्सर अगर हम जब कहते थे ना कि इट्स ओके, तो लोग इजी हो जाते हैं। Exactly, चेक हाँ। ज़रूर कराएं। हाँ, अगर आपको check ज़रा सा करवा भी के, डाउट होता है किसी चीज़ पे, देखिए व्यूअर्स, जाए चेक कराएं। डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा एक दफ़ा का आपका खर्चा है कि आपने जाना है, डॉक्टर को फीस देनी आने। अगर, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो वैसे ही फ्री होता है चेकअप ना। तो पॉइंट इज, अगर आप नहीं चेक कराएंगे Yes. और वो बाद में कोई बुरी, यही तो प्रॉब्लम होती है ब्रेस्ट कैंसर के केस में सबसे ज़्यादा खवातीन के, कि मतलब गिल्टी बनी हुई है, पता है कि गिल्टी है, खैर है, देख लूँगी, कर लूँगी, और फिर वो सीरियस हो जाती है। अच्छा, मेरा नाम अहमद है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। ये कॉलर्स ने हमें कॉल किया तो हमने उसी तरह उसको लिख लिया। मेरी आंख पे छोटा सा दाना निकला हुआ है, मुझे नहीं, क्या मुंह नहीं है उसका, उसकी ट्रीटमेंट क्या है? एक तो होता है ना वो मुंह बन जाता है तो स्टाई होती है वो। ये से कॉल्ड क्लेजियन, जिसका मुंह ना हो उसे क्लेजियन कहते हैं। उसको अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो 7 to 8 मंथ्स लगते हैं, सेल्फ रिजॉल्व कर जाता है। लेकिन एट टाइम्स उसको अगर कॉस्मेटिकली, जिस तरह आप जिस तरह जो मीडिया को ऐसे बने उन्होंने शो अप मतलब प्रेजेंट होना है, तो उनके लिए देन वी हैव टू इवैक्यूएट इट, उसको साफ करना होगा। आंख के अंदर से जाके, लिड के अंदर से जाके वी एक्चुअली इवैक्यूएट, उसको साफ कर दिया जाता है, तो उससे वो बिल्कुल अगले दिन ठीक हो जाता है। अच्छा, तो ये कोई मतलब बीमारी नहीं है कोई? नहीं, इस कंडीशन मतलब स्टाई के बाद की कंडीशन है। अगर स्टाई हील ना करे और वो ग्रैनुलोमेटस चेंज हो, यानी कि उसके अंदर वो वॉल ऑफ हो जाए, वो एक बॉल बन जाए, तो दैट इज कॉल्ड क्लेजियन। अच्छा, मेरा नाम सादिया है, मैं गुजरांवाला से बात कर रही हूँ। मैं जब सो के उठती हूँ मेरी आंखें चिपकी हुई होती हैं। हाँ, that is, क्या ये कोई बीमारी है या बस ये बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस? वो कंजक्टिवाइटिस में इन्फेक्शन हुई होती है बच्चे को, वो उसके यहाँ वो बाहर उसकी एक्टिविटीज़ ऐसी जिसमें मिट्टी वगैरह आती है और आंखें सेंसिटिव होती हैं, तो अगर वो चिपकी हुई हैं तो अपने जो भी लोकल ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट उनको चेक करवाएं ताकि एंटीबायोटिक ड्रॉप्स आपको शुरू करें। रात सोने से पहले ऑइंटमेंट और आंखों को साफ करके सोएं, तो इंशाल्लाह सुबह के वक्त वो ऐसी कंडीशन नहीं होगी उनको। सो एंटीबायोटिक आपने यूज़ करनी होती है ऐसी कंडीशन में जिसमें आंखें स्टिकी हो रही हैं। लेकिन डॉक्टर से रुजू करें। ये कोई मतलब जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि मतलब इसके लिए आपने एंटीबायोटिक लेनी है तो आपने खुद नहीं लेनी। लोग खा लेते हैं, कभी कभी एंटीबायोटिक ड्रॉप डालने होते हैं, डॉक्टर डिसाइड करेगा, तो प्लीज़ मुस्तने डॉक्टर से रुजू जरूर करें। लोकल अपने डॉक्टर से दिखाएं। फाइनल क्वेश्चन ये है कि मेरा नाम इकरा है, मैं साहिवाल से बात कर रही हूँ। मेरी आंखों में काला मोतिया है। ओके। उसके प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए मुझे एनके दी गई हैं प्रेशर को, और क्या इसमें 10 सेकंड वाला ट्रीटमेंट इस्तेमाल हो सकता है? ओके, दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। दो चीज़ें इससे पूछी गई हैं। एक है काला मोतिया, ठीक है, जैसे आपने ब्रेस्ट कैंसर की बात की कि दैट इज़ अ साइलेंट, आई मीन पता नहीं होता और उसको आप असेस नहीं करते एंड इट टर्न्स आउट टू बी अ मैलिग्नेंट कंडीशन और जान भी जा सकती है। एग्जैक्टली इसी तरह काला मोतिया आपकी अगर पेरेंट्स को या आपके ख़ानदान में या आपकी दादा दादी, नाना नानी, बहन भाई, मामू मुमानी, जो आपके ब्लड रिलेटिव्स, नियर डिस्टेंट ब्लड रिलेटिव्स हैं, उनमें अगर किसी एक की आंख की नज़र जा चुकी है या एक या किसी को काला मोतिया है, तो इसमें बहुत सारा चांस है कि आपको भी काला मोतिया का वो जीन हो सकता है। एक तो ये कि अगर सपोज फैमिली हिस्ट्री है तो यू हैव टू गेट योरसेल्फ चेक्ड एंड गेट योरसेल्फ कंफर्म्ड कि आपकी आंख के अंदर किस कंडीशन के ऊपर पहुंची हुई है काले मोती के हिसाब से। उसमें हम आज का जो सबसे लेटेस्ट है वो ऑप्टिक नर्व फाइबर जो है उसका ट्रैक का फाइबर काउंट कर लेते हैं कि कितने फाइबर बंडल की विड्थ है, उसको अपने पास संभाल के रख लेते हैं, क्योंकि वो नर्व जो है प्रेशर की वजह से आंख की नर्व जो आंख को दिमाग के साथ कनेक्ट करती है उसके ऊपर डैमेज आता है। उस डैमेज से वो नर्व ख़त्म होती जाती है और एक कंडीशन आती है कि जिसमें नर्व टोटल
ब्लाइंडनेस की तरफ पेशेंट चला और जाता उसके है, बाद आई ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकता। ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकता। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन था प्रेशर्स को कम करने के लिए, व्हाट वी डू इज वी डू इन्फिल्ट्रेशन वाल्व्स। काले मोती को ख़त्म करने के लिए हमेशा हमेशा के लिए जिनकी तकरीबन नज़र और प्रेशर अनकंट्रोल जा रहा है, तो वी डू वाल्व्स, हम वाल्व्स करते हैं और स्टेंट्स डालते हैं, जिसके साथ हम उनकी आंख का प्रेशर बिल्कुल 7-8 इससे ऊपर नहीं जाने देते। क्योंकि अगर हम ड्रॉप्स यूज़ करें और पेशेंट की आंख के अंदर प्रोग्रेसिव ग्लोकोमा है और वो विद टाइम ख़राब हो रहा है, तो हम जितने मर्जी ड्रॉप्स डालें उसने अंधा हो जाना। ये होता क्यों है? ये जो बता रहा हूँ प्रेशर बढ़ने की वजह से, और एक खास जीन होता है, जब वो जीन होता है जिसमें से आंख का पानी जो नेचुरल प्रोड्यूस हो रहा होता है। मैं वो पूछूं कि मतलब बड़ी दफ़ा डॉक्टर्स कहते हैं कि आप इसको प्रिवेंट भी कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। अगर आपने अर्ली चेकअप करवा के देख लिया तो वो तो ड्रॉप्स में हो गया, लेकिन एट टाइम्स क्या होता है ड्रॉप्स के साथ वो कंडीशन कंट्रोल नहीं हो रही होती। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं ड्रॉप्स के ऊपर रहेंगे, ड्रॉप्स के ऊपर इंतजार करते रहेंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा 7-8 सालों में आप डॉक्टर्स को ही चक्कर लगाते रहेंगे एंड यू टर्न ब्लाइंड। उसमें कंडीशन क्या होती है, यू हैव टू डू फिल्ट्रेशन स्टेंट्स और यू हैव टू डू फिल्ट्रेशन वाल्व्स, जिसके एक खास किस्म के वाल्व्स होते हैं जो आंख का प्रेशर ऑटोमेटिकली एक खास लेवल से बड़ा होता है, तो वो उसमें से पानी निकाल लेते हैं आंख का। तो आंख के अंदर एक ट्रैबेकुलर मेशवर्क होता है जो बंद हो जाता है, पैदाइशी तौर पे एक खास जीन होता है जिसकी वजह से आंख का पानी बाहर नहीं जाता और प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, और वो प्रेशर पीछे नर्व को डैमेज करता है और उसकी वजह से काला मोतिया शुरू हो जाता है। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, यू हैव टू गेट योरसेल्फ चेक्ड। अगर फैमिली में किसी एक की ब्लाइंडनेस हुई है, और दूसरे नंबर के ऊपर फिल्ट्रेशन वाल्व्स होते हैं, और वो जो मैडम ने कहा था कि हाँ अगर ग्लासेस उतर जाएंगे, अगर किसी ने को मे बी प्लस नंबर का दिया हुआ है तो उसमें हम ग्लासेस ऑफ करते हैं काला मोती को प्रिवेंट करने के लिए। मे बी डॉक्टर साहब ने इसे दिया हो ताकि उसकी आंखें रिलैक्स हो जाए, मसल्स ना इन्वॉल्व हो। तो अगर यही कंडीशन है तो वी कैन करेक्ट दैट विद द लेज़र, ताकि उसकी आंख जो है वो ठीक हो जाए और उसका प्रेशर ना बढ़े। यानी कि इसकी ट्रीटमेंट है और इसको मैनेज करने के लिए बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन उनको करना ज़रूरी है। ये कहना कि हम कतरे डाल लेंगे, देखें डॉक्टर आपको, अगर आप लोग खुद डॉक्टर पे प्रेशर डालेंगे कि जी हमने नहीं कराना, हमने ये नहीं करना, तो डॉक्टर ज़बरदस्ती तो आपके साथ कर नहीं सकता। बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब आपने फ़लाँ का ये क्यों नहीं किया, उन्होंने कभी वो आएंगे ही नहीं। अगर वो चेकअप ही नहीं कराएंगे, इलाज ही नहीं करेंगे, हमने कहा कि जी आपने 2 हफ्ते के बाद आना है, वो 6 महीने के बाद आ रहे हैं, तो डिज़ीज़ तो बढ़ती चली जाएगी। देखिए व्यूअर्स, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो सेहतमंद ज़िंदगी भरपूर अंदाज में जिए, और उसके लिए अपनी जिस्म के हर हिस्से का ख्याल रखना ज़रूरी है। आंखें, नाक, कान, दांत, स्किन, हर ऑर्गन आपका इम्पॉर्टेंट है, आपकी बॉडी का हर हिस्सा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने उसको बनाया ही इसलिए क्योंकि उसका कोई पर्पस है। तो उसका ख्याल हमने खुद रखना है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्रॉपर मुस्लिम डॉक्टर से रुजू करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू वेरी मच जी व्यूअर्स। इस छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं व्यूअर्स, किचन में तैयारी जो है मुकम्मल है। ये जानते हैं शेफ़ तैयबा अल्ताफ़ से कि क्या हुआ, हमने किचन में क्या क्या तैयार किया है। जी हमारे फजीता सैंडविचेस बिल्कुल रेडी हैं, और आप इसका कलर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया व्यूअर्स। और इसमें जो बेल पेपर्स हैं, इसमें जो चीज़ है वो आपको देखें यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है। इसके साथ मैंने एक सॉस जो है वो बनाई है, और मैं आपको बता देती हूँ उसका। इसमें मैंने हाफ कप मायोनीज़ लिया, और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून केचप के ऐड किए हैं, और एक पिंच ऑफ सॉल्ट और पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, उसको मिक्स करके तो ये हम इसके साथ सर्व करेंगे। इसके साथ मैंने फ्राइज़ जो हैं वो फ्राई किए हैं, और आप देख सकते हैं हमारे मज़ेदार से फजीता सैंडविच बिल्कुल रेडी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लुक्स ग्रेट एंड ग्रेट प्रेजेंटेशन। थैंक यू। वेरी नाइस। अच्छा व्यूअर्स, अब आपकी मैं मुलाकात 2 बहुत ही ब्रिलियंट और अकम्पलिश्ड इंडिविजुअल से कराना चाहूँगी, क्योंकि व्यूअर्स हमारी कोशिश है मॉर्निंग एट होम पे, स्पेशली जब आप लोगों ने भी हमें बहुत दाद दी और बहुत तारीफ़ की कि हमने कुछ स्टूडेंट्स को, डॉक्टर्स को बुलाया, उनके बारे में बात की, और उसके बाद हम रेगुलरली अब अपने शो पे हाई अचीवर्स को इन्वाइट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराना चाहूँगी हुज़ैफ़ा जमील से। आप ने 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ कम्पीट किया, और ACCA के एग्ज़ाम में 99 मार्क्स लेके फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की। ये लाहौर में नहीं, ये पंजाब में नहीं, ये पाकिस्तान में नहीं, ये इनकी ग्लोबली पूरी दुनिया में पोजीशन आई है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा। वालेकुम अस्सलाम। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के साथ तो वैसी मुलाकात करके हम लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन।
एक ऐसी पर्सनालिटी अब मैं आपसे मिलाना चाहूँगी जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखते हैं, लेकिन मुझे बड़ी मतलब बहुत प्राइड के साथ मैं ये बात कहने जा रही हूँ कि वो अपना ख्याल भी रखते हैं, क्योंकि अपनी सेहत का ख्याल रखना और अपने आप को एक सर्टन लेवल ऑफ फिटनेस की तरफ लेके जाना एक बड़ी सेंसिबल बात होती है, क्योंकि आप अपनी लाइफ स्पैन को भी एक्सटेंड कर देते हैं। हमारे साथ वसीम अरशद साहब हैं जिन्होंने ओलंपिया पाकिस्तान का टाइटल भी अपने नाम किया इन 2023, कुछ ही दिनों के बाद, बल्कि पहले उनको मिला मिस्टर लाहौर 2023 डोमेस्टिक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में, और उसके लिटरली 4-5 दिन के बाद ओलंपिया पाकिस्तान का टाइटल भी इन्होंने अपने नाम किया। एक्चुअली प्रोफेशनली ही इज़ अ ट्रैफिक वार्डन। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम मैडम। अच्छा वसीम साहब, ये क्या कहानी है? यूजुअली जब इंसान ट्रैफिक वार्डन होता है, आप लोगों की इतनी टफ जॉब होती है कि कहाँ, मतलब घर जाके बस फैमिली के साथ खाना खाने का वक्त होता है, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। तो ये सेहत की जर्नी और ये फिटनेस की जर्नी और फिर इतने बड़े हाई अचीवर की कहानी क्या है? मैडम असल में जब आपने कोई गोल सेट किया हो या कोई चीज़ आपने अचीवमेंट करनी हो, तो उसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एफर्ट और एक्सक्यूज़ जो हैं उनको एक साइड पर रखना पड़ता है। ठीक है। ट्रैफिक की जॉब वाकई बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है हमने अपने ऊपर ना वेदर को फेस करना होता है, गर्मी हो, सर्दी हो, और बारिश भैया हो। थैंकलेस जॉब है। जी। आप लोगों को जिस लेवल की रिस्पेक्ट और रिगार्ड जो अवाम स्ट्रीट, देखिए हम लोग तो टीवी पे बैठ के आपको 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 बहुत दाद दे देंगे और हर बंदा चैनल पे बैठ के देता है, लेकिन जब एक्चुअली गाड़ी रोड पे होती है या बाइक रोड पे होती है या साइकिल रोड पे होती है, तो ट्रक रोड पे होता है, तो तब पता चलता है कि आप कितनी रिस्पेक्ट और रिगार्ड दे रहे हैं। जी, बिल्कुल हम ऐसी तो बात अंदर गाड़ियों में बैठे हुए ये नहीं रियलाइज करते कि अगला बंदा तपती धूप में खड़ा हुआ है या बारिश में जो है वो ट्रैफिक को मैनेज कर रहा है, और फिर फजूल बातें जो लोग मुंह से निकालते हैं वो अपनी जगह। ऐसी बात है बिल्कुल मैडम। तो बस इन सारी चीज़ों में वो मेरा पैशन था बॉडी बिल्डिंग, तो मैंने साथ कब साथ से? ये तो मैं कर रहा हूँ तकरीबन 20 साल से। वाह, ओके। स्टूडेंट लाइफ से मैं कर रहा हूँ, लेकिन तब तो मैं स्किनी था, स्मार्ट था, तो मुझे ये था कि थोड़ा सा हेल्थी हो जाऊँ ताकि ये तस्वीरें भी हम साथ ड्रेस साथ दिखा रहे हैं वगैरह viewers, अच्छी बन जाए। लेकिन फिर आहिस्ता 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 फिर मेरा पैशन बनता गया, तो मैंने उसको कैरी ऑन रखा। तो पिछले साल मैंने फिर ये डिसाइड किया कि नहीं यार, मुझे अब ना ऑफिशियली तौर के ऊपर इसमें पार्टिसिपेट भी करना चाहिए, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और सेकंड में रनर अप रहा। वाह। लेकिन उसमें मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने कहा अगले साल मैंने ये विन करना है। तो ये मैंने अपना गोल रख के फिर मैंने तैयारी की पूरा साल, तो इस दफ़ा अल्लाह पाक ने मुझे नवाजा और मैंने ये टाइटल विन कर लिया। लोगों की रिएक्शन पे और किसने सपोर्ट किया उसकी तरफ मैं आऊँगी, लेकिन अब मैं हुज़ैफ़ा से ये जानना चाहूँगी कि बेटा सबसे पहले तो मुझे ये एक्सप्लेन करो कि ACCA होता क्या है, और 180 ममालिक के स्टूडेंट्स के साथ compete करना, ये सब हुआ कैसे? सबसे पहले तो बताओ कि ACCA है क्या, मुझे जैसे नालायक लोगों को नहीं पता। बेसिकली ACCA एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड, जो कि जिनकी प्रेजेंस 180 कंट्रीज़ में है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये UK की क्वालिफिकेशन है। ठीक है। तो इसको आप इसके अंदर 17 या 13 पेपर्स होते हैं, डिपेंडिंग आप किस रूट से आ रहे हैं। अगर आप 10th के बाद इसको ज्वाइन करते हैं तो फिर आपने 17 पेपर्स अटैम्प्ट करने होते हैं, और अगर आप A लेवल्स के बाद इसमें ज्वाइन करते हैं तो फिर आपने 13 पेपर्स इसमें अटैम्प्ट करने होते हैं। आपने किसके बाद किया? मैंने मैट्रिक के बाद किया था, तो मैंने 17 पेपर्स बेड़ा 17 पेपर। उसमें से मेरे 13 पेपर अल्हम्दुलिल्लाह पास हैं और 4 पेपर्स मेरे रह गए हैं। तो जो रिसेंटली मैंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एग्ज़ाम दिया, इसमें हर 3 मंथ्स के बाद इसकी अटैम्प्ट आती है जिसमें आप पेपर दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मैंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का December 22 अटैम्प्ट में पेपर दिया था, और उसमें मेरे साथ तकरीबन 1,07,000 लोग थे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड 180 कंट्रीज से, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिन्होंने पेयर किया जो हुए थे इस एग्ज़ाम में, और उसमें मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स थे 99%। ग्लोबली मेरी फर्स्ट पोजीशन बनी थी। वाओ, दैट्स अमेजिंग। और इस तरफ क्यों निकले, मतलब इस डायरेक्शन में क्यों? अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से मेरे ख्याल से मेरा इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा था इस साइड पे। अगर मैं अपने स्कूल के बैकग्राउंड को भी देखूं तो मैथ्स में मेरे कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा नंबर होते थे, और मेरे फादर भी इसी फील्ड में हैं शुरू से, उनका भी ऑडिटिंग और अकाउंटिंग की साइड का एक्सपीरियंस है, तो बस वहाँ से मेरे ख्याल से थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिली। और सो ACCA जिस तरह BA होता है या मास्टर्स होता है, ये किधर स्टैंड करता है डिग्रीज़ में? ये बेसिकली क्वालिफ़िकेशन है जो आप अपनी डिग्री के साथ भी कर सकते हैं, और उसके अलावा इस क्वालिफ़िकेशन को स्टैंड अलोन भी अगर हम देखें तो उसके आगे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह होती हैं। ओके। तो आप स्टूडेंट्स BCom के बाद भी इसमें आते हैं, स्टूडेंट्स FSC के बाद भी इसमें और आते आप हैं, मैट्रिक और के मैं बाद मैट्रिक के बाद है। और उसके साथ कुछ और पढ़ाई कर रहे हो या यही इसी पे फोकस है अभी? फ़िलहाल इसी पे फोकस है। ACCA स्टूडेंट्स को एफिलिएट होने के बाद BSc इन अकाउंटिंग की डिग्री मिल जाती है ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी से। वंडरफुल। तो एक थीसिस, एक प्रोजेक्ट जमा करवाना होता है, उसके बाद मिल जाती है, तो मैं इंशाल्लाह वेल और करूँगा। फिर मास्टर्स भी करोगे ना?
कोशिश करूँगा। करना माशाल्लाह, इस किस्म के जो ब्रिलियंट, क्या कहते हैं आप सर, ऐसे ब्रिलियंट बच्चों को तो फिर आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी फैमिली की सर क्या रिएक्शन थी जब आप जीते? क्योंकि देखें, जब इंसान शौकिया फनकार होता है ना तो घर वाले को खास सीरियस नहीं लेते। और आपको सपोर्ट किसने की सबसे ज़्यादा? सबसे पहले रिएक्शन जीतने पे, क्योंकि एक नहीं दो जीत गए आप एक ही साथ। जी बिल्कुल ऐसी बात है। तो मैडम रिएक्शन तो सारे जो नहीं जानते थे ना, ज़ाहिर बात है मैं बहुत ज़्यादा मैसिव नहीं हूँ, आप मुझे देख ही रही हैं, तो कपड़ों में नहीं लगता इतना ज़्यादा। क्योंकि कुछ कहते थे यार ऐ कितों का काम शुरू किया ही, हमें तो पता ही नहीं है। तो कईयों के ऐसे रिएक्शन थे, तो कईयों ने मुबारकबाद दी कि यार बड़ा प्राउड फील है आपके ऊपर, इलाके के लोग कि यार ज़बरदस्त आपने अचीवमेंट किया। क्योंकि मेरा ताल्लुक ना बरकी रोड से है, वो बड़ा बैकअप सा इलाका है, तो वहाँ पे जिम वगैरह बहुत कम है, जिस वजह से मुझे मसला भी होता था। डेली बरकी रोड पे जाती हूँ। नहीं, लेकिन वहाँ पे जिम कितनी दूर है, पैरागॉन मुझे जाना पड़ता था स्पेशली। अच्छा, समझ आ गई। अच्छा, मुझे रूट। हाँ ठीक है। हाँ जी, तो वो काफ़ी मुश्किल था आप मेरे सारा ना बताएं वरना लोग वहाँ पहुँच जाया करेंगे आपके ऑटोग्राफ लेने के लिए। नहीं मैडम, तो वो इस तरह फिर ये मुझे बड़ी एप्रिसिएशन मिली इलाके बट के कैसे लोगों मैनेज करते थे? मैं समझ नहीं आ रही ना, आपका इतना बिजी स्केड्यूल, आप अपना काम भी करें, तो फिर क्या करते थे? शाम को जाते थे 2 घंटे के लिए, सुबह जाते थे? सुबह को मैंने जैसे मैडम जॉब के बाद फ्री हुआ, तो अगर मैं लेट हो गया तो फिर मैंने जाते ही अपने साथ जिम करके जाना घर। भैया देखें, जिम तो मैं भी जाती हूँ, घंटा तो मैं भी एक्सरसाइज कर ही लेती हूँ, बल्कि आजकल तो मैं सुबह भी कर रही हूँ, शाम को कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को लीन करना चाह रही हूँ। ऐसी बॉडी तो नहीं बनती। नहीं, लीन करने के लिए आपने अपनी डाइट को मैनेज करना है, उसमें डाइट आप मैनेज कर लें तो आप लीन हो जाएंगी बॉडी। मतलब 6 पैक नहीं, वो तो चले, क्योंकि 70% तो डाइट होता है, 20% जिम होता है, लेकिन अपनी बॉडी में इतनी डेफिनेशन लेके आना, ये बड़ी ये डेफिनेशन अभी आई है या ये 20 साल पहले से ही आपने बनानी? नहीं मैडम, ये डेफिनेशन आप हर वक्त डेफिनेट मिशन में नहीं रह सकते, ये बहुत मुश्किल फेस होता है, क्योंकि आपने इसमें कैलोरीज डेफिसिट में गए होते हैं, कार्ब कम किए होते हैं, सोडियम कम किया होता है, शुगर कम की होती है, ये बड़ा मुश्किल होता है। आप अपने लोगों को क्यों नहीं ट्रेन करते? अपने मैडम, आपको तो मतलब यू शुड बिकम द ब्रांड एम्बेसडर अपने फॉर द ट्रैफिक डिपार्टमेंट, और आपको तो मतलब अपने डिपार्टमेंट के लोगों को ट्रेन करना चाहिए। मैडम ये फोर्सफुली तो नहीं ना किया जा सकता, एक बंदा करना ही नहीं चाह रहा, मैं उसे फोर्सफुली कैसे करवा सकता हूँ? जिसको शौक होगा मैं उसी को करवा सकता हूँ। इशू तो ये है सबसे बड़ा, एक बंदा होना ही ना चाहे हेल्दी। और वही वाली बात है ना, 8-10 घंटे काम करने के बाद थक हार के, गर्मी सर्दी ये वो, इंसान में हिम्मत भी नहीं होती, जो सच्ची बात। मैडम अगर आप अपना एम बना लेंगे। सर जी, मैं भी 5:30 बजे एक्सरसाइज करती हूँ, आप लिटरली। आप कैसे कर लेती हैं? अब अपने आप को किया ना पुश, वो यही ना, आपने पुश करना है। लेकिन वही वाली चीज है ना कि जब ये वो वाली एक वो लत लग जाए ना, जिस तरह एक पढ़ाई की एक वो लत होती है कि एक दफा आपको उसकी एडिक्शन हो जाए ना, फिर वो आप छोड़ नहीं सकते। लेकिन वो ये वाली अच्छी एडिक्शन होनी जरूरी है, अगर ना हो तो फिर बंदे को पता ही नहीं होता। मुश्किल है मैडम, बस एक दफा आप उस ट्रैक पे चल पड़े ना, फिर नहीं बंदा पीछे हटता। और पता है आपका, ऑनेस्टली व्यूअर्स, एक्सरसाइज और फिटनेस से आपको गुस्सा कम चढ़ता है, आपकी बॉडी में कोर्टिसोल लेवल कम हो जाता है जो स्ट्रेस हार्मोन है, और आपकी बॉडी एंडोर्फिन्स रिलीज करती है। ये सारी चीज़ें आपके मेंटल स्टेट और आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं, राइट सर? बिल्कुल ऐसी बात और आजकल की दुनिया में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब मैं आऊँगी, फैमिली वालों ने तो चले अच्छा रिएक्ट किया, लेकिन सपोर्ट उसकी तरफ हम आएंगे। बेटा आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था, ये जो अभी ग्रेड्स आए हैं? क्योंकि हमारे पास तस्वीरें भी कुछ हमने दिखाई दी हैं व्यूअर्स को। जी, ACCA का ना बेसिकली जो हमारा रिजल्ट आता है वो सुबह के 5 बजे आता है, तो उस टाइम उस रात नींद किसी को भी स्टूडेंट को नहीं आती, ACCA स्टूडेंट को। तो मैं भी जाग रहा था और जब मैंने रिजल्ट देखा तो मैंने सबसे पहले, हमारे लिए तो बड़ा अप्रोप्रिएट टाइम है ना, सुबह 5 बजे फजर भी बंदा पढ़ लेता है, शुक्राने के नफल भी पढ़ लेता है उस टाइम। तो सुबह मैंने अपनी अम्मी को बताया सबसे पहले, वो बहुत खुश हुई, अल्लाह का शुक्र अदा करके उन्होंने खुशी से चीख मारी, और फिर बाकी घर वालों को बताया, सब बहुत खुश हुए। अब्बू का बताओ जो इसी फील्ड से हैं। अब्बू भी बहुत खुश हुए, उनको मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी ग्लोबली टॉप करने की, लेकिन ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट है इसमें मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, तो मैंने इसमें एम किया हुआ था कि मैंने अच्छा स्कोर करना है, 90+ लेना है, लेकिन ग्लोबली टॉप करना ना मेरा एक्सपेक्टेशन थी और ना मैं सोच रहा था कि हो जाएगा। वेल, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, माशाल्लाह। अच्छा, सबसे अच्छी रिएक्शन किसकी थी? मैं दोनों से जानना चाह रही हूँ सर, सबसे ज़्यादा मज़े की रिएक्शन किसकी थी? सबसे ज़्यादा वो ना मेरे एक इलाके के दोस्त हैं शहबाज जफर साहब, उनकी रिएक्शन थी। हाँ, कि वो तो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि ऐसी रिएक्शन थी यार, ऐ बड़ा नाम रोशन करता इलाके का यार, ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा खुश थे यार। अच्छा, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने आपकी की? किसने सपोर्ट की इस जर्नी में, क्योंकि ये आसान जर्नी नहीं थी? सबसे पहले तो अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी कि मैं इतनी हार्ड वर्क कर सका, तो अल्लाह पाक का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मुझे जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया मेरी वाइफ ने किया, क्योंकि
बॉडी बिल्डिंग में मैडम सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है ना वो आपकी मील है, सबसे मुश्किल। तो बच्चों के साथ मुझे 6-7 मील बना के देना अलहदा से, तो वो मेरी और वाइफ फिर का अंडरस्टैंड करना कि भी मैं काम करके हाँ। पहले जिम जाऊंगा आऊंगा, वरना वो ये भी कह सकती ना सारा दिन तुसी काम करते हो तो जी, फिर जी। उसके बाद भी तू अपने अपने में लगे रहते अपने हो। में लगे रहते, बिल्कुल। तो मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे लिए मील बनाए। अगर वो मेरा साथ ना देती तो मेरा ख्याल ये मैं नहीं अचीव कर सकता था। Amazing. उसके बाद मेरे जो उस्ताद हैं आसिम रज़ा साहब, तो इस फील्ड में ना मैडम आप भी जिम करती हैं, आपको पता है जो पर्सनल कोच होते हैं ना वो चार्जेस करते हैं, कोई 1.5 लाख कोई 2 लाख, तैयारी के लिए ज़्यादा चार्ज करते हैं। नॉर्मली आप करें तो 15-20 हज़ार रुपये 15-20 चार्ज हज़ार करते रुपए हैं। का होता है ट्रेनर, बट जब इस तरह ट्रेनिंग करनी हो तो पहले तो होते थे लोग उस्ताद, जी, अब वो जमाना खत्म हो खत्म हो गया। कहते हैं 1.5-2 लाख रुपए महीने के दो जी, तो फिर हम जब बताएंगे। आपने कंपटीशन की तैयारी करनी होती है ना फिर वो आपकी अमाउंट बढ़ा देते हैं। लेकिन आसिम रज़ा साहब ने मुझे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग करवाई है, उनका बहुत बड़ा इसमें हाथ है। वो मिस्टर पाकिस्तान भी रहे हैं, पुलिस में हैं, मिस्टर पंजाब हैं। तो इवन यहाँ तक कि मैडम के सप्लीमेंट अपना जो प्री वर्कआउट होता था ना, अगर मैं भूल जाता था या मेरे पास नहीं होता था, बाज़ औक़ात मैनेज नहीं मुझसे हो पाता था, तो वो अपना प्री वर्कआउट मुझे दे देते, यार ये आप यूज़ करो, क्योंकि वो भी अभी कर रहे हैं, कोई बात नहीं आप यूज़ करो। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं काफ़ी देर से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी इसमें जो उस्ताद है ना मैडम, वो अपनी लालच रखता, आपको गाइड नहीं अच्छे तरीके से करता, कहता कि ये शागिर्द मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहे, मेरे पास ही आता रहे। लेकिन उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा गाइड किया। और फाइनली गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिली। हाँ जी, गवर्नमेंट की तरफ से हमारे CTO साहब जो हैं वो उन्होंने बड़ा मुझे सपोर्ट किया। फिर जो हमारे ख़ास तौर पे जो है ना PSO साहब मलिक हसन साहब, वो मेरे साथ टच में रहते थे कि यार कोई मसला मसाइल हो, मैं बताता था सर ये मसला परेशानी है, काइंडली इसको हल कर दें, तो वो उसको सॉल्व करवा देते थे। SP हेडक्वार्टर साहब शहजाद खान साहब, तो ये उनका एक था प्लस पॉइंट कि वो मेरे टच में रहते थे कि यार बेटा कोई मसला हो तो काइंडली हमें बताइएगा। क्या बात है बेटा, व्हाट अबाउट यू? रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से 2 लोगों का रिएक्शन बहुत अच्छा था। एक तो मेरी मामा का रिएक्शन बहुत ज़्यादा था, उस वैसा रिएक्शन मैंने पहले कभी ज़िंदगी में उनका नहीं देखा। और उसके अलावा जो मेरे टीचर हैं सर ज़ुबैर सलीम, उनका रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट था और वो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, उन्होंने गले भी लगाया और उन्होंने बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दी, क्योंकि 99 मार्क्स कभी उनके भी किसी स्टूडेंट के पहले नहीं आए हुए इस पेपर के अंदर। एंड सपोर्ट आई थिंक इंस्टीट्यूट से काफ़ी सपोर्ट मिली, पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, अपनी मर्ज़ी की फ़ील्ड सेलेक्ट करने दी। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा स्टेप होता है। और उसके अलावा मेरे टीचर ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, उन्होंने जिस अप्रोच से उन्होंने पढ़ाया, जिस तरह उन्होंने गाइड किया, एक प्रॉपर मेंटोर की तरह वो मुझे लेके चले। तो टीचर और पेरेंट्स, आप दोनों से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर था कि इतने अमेजिंग हाई अचीवर से मिलने का मौका मिला। थैंक यू सो मच अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालने का हमारे मॉर्निंग शो के व्यूअर्स के लिए। ब्लेस यू एंड बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग। मिस्टर वर्ल्ड हमने आपको बनते हुए देखना है और बेटा आपको हमने बाकी भी 3 पेपर्स में टॉप करते हुए इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच टू आवर न्यू शेफ। ब्लेस यू एंड व्यूअर्स, ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।